प्यारे बच्चों नमस्कार। एकेटिव इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 5 के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे और उनके साथ में मैं कुछ बेसिक फार्मूले भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वीडियो बड़ा होने वाला है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा और इन टॉपिक्स को आप एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइए और आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन टॉपिक्स पे आते हैं। इसमें कोई आपको एक बट नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आसान यूनिट से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके 1 बाय 1 स्टेप आएंगे। पहले जैसे आपकी यूनिट होती है जेड ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, दूसरी यूनिट है प्रोबेबिलिटी, तीसरी है न्यूमेरिकल टेक्निक और फिर चौथी आपकी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है और पांचवा फिर वही टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का सेकंड पार्ट है। तो हम लोग यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे और वर्कआउट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और उस पर फोकस आउट करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 5, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट लिया था। यूनिट 5 में आपके जो एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करूंगा माय डियर स्टूडेंट। बने रहिए इस लेक्चर के साथ और इन टॉपिक्स पे एक लंबा वीडियोस में बहुत ही लेके आपके वाला हूँ। 5 वीडियो और हर एक यूनिट पे लेके आऊंगा। 1 आवर 2 आवर्स के वीडियोस लेके आ रहा हूँ एज सुन एज पॉसिबल। चलिए आज देखिए, सबसे कह रहा है कि यूनिट 5 पे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो मीन एंड रेंज चार्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको जरूर इसको पढ़ना है कि मीन एंड रेंज चार्ट क्या होता है एंड व्हाट वाज द कंट्रोल लिमिट ऑफ दिस। तो मीन एंड रेंज चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बाद एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। दूसरा जो हमारा टॉपिक्स है एनपी एंड पी चार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनपी एंड पी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक से आपको मतलब क्वेश्चंस मिलते हैं, 100% पॉसिबिलिटीज रहती है इस टाइप के उन दोनों टॉपिक पे क्वेश्चंस को मिलने के लिए। तीसरा जो आपका है सी चार्ट। जो स्टूडेंट क्या है सी चार्ट, ये आपके छोटे पार्ट जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को बनता है हमारे पास। क्लियर हुआ? ये तीन टॉपिक्स आपके पास है। तो इन टॉपिक्स को आप 100% पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चौथे पॉइंट्स पर आप इसको पढ़ सकते हो एसक्यूसी को, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट वाज द स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। कि किसी कंपनी को डेवलप करना है या फिर आपको उसको मतलब जैसे भी स्टार्टिंग से लेके प्रोडक्शन तक क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, सब कुछ का जो मैनेजमेंट होता है उस एसक्यूसी के अंदर होता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या आपका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है अगर आप एसक्यूसी नहीं करते हो। तो इस सब के बारे में आपको थोड़ा स्टडी जरूर करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप इस एसक्यूसी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे। अपनी भाषा में आप इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट उसका जो फंडामेंटल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 5th यूनिट से ये मोस्ट 5 टॉपिक्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स बचते हैं इसमें एलएसडी 5वां में कह सकते हो एलएसडी लैटिन स्क्वायर डिजाइन, फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अनदर। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको इसकी सहायता से हेल्पफुल तरीके से समझ सकते हो। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, आरबीडी है, रैंडम ब्लॉक डिजाइन है, सीआरबीडी है, कंप्लीट रैंडम ब्लॉक डिजाइन है, एक्सपेरिमेंट फैक्टर क्या होता है, री एप्लीकेशंस क्या है, इन सब के बारे में आप यूनिट 5 से स्टडी कर सकते हो। यूनिट 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 14-15 नंबर दे के चला जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। इन पॉइंट्स को आप जरूर समझिए कि कैसे हम इस टॉपिक के क्वेश्चन को करते हैं। मैं इन जो इस टॉपिक में जो जरूरत की पॉइंट आउट है उनको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं। कंट्रोल लिमिट फॉर, देखिए कंट्रोल फॉर, इधर एक तरफ हम लिखते हैं मीन चार्ट और एक दूसरी तरफ लिखता हूं स्टूडेंट रेंज चार्ट। ध्यान देखिए, दिस इज द रेंज चार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी के थ्योरीज नहीं लिखूंगा बट कंट्रोल लिमिट्स की रिक्वायर्ड होती है, कंट्रोल लिमिट हमको समझना होता है तो हम कंट्रोल लिमिट्स के बारे में लिख देंगे। पहला आता है सेंट्रल लाइन जो एवरेज मीन के बराबर होता है। अपर कंट्रोल लिमिट जो होता है आपका एक्स बार प्लस एवरेज मीन प्लस ए टू आर बार होता है। रेंज का मीन है आर इज द रेंज। एलसीएल होता है एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार के इक्वल्स होता है। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ? सेम कंसेप्ट यहाँ पे सीएल जो होता है वो एवरेज रेंज के बराबर होता है। यूसीएल जो होता है आपका दैट इज इंपॉर्टेंट डी फोर आर बार के इक्वल्स होता है। एलसीएल जो होता है आपका D3 आर बार के इक्वल्स होता है। A2 D3 एंड D4 की वैल्यू
इन गिवन इन क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चंस में गिवन होगा, अदरवाइज आप इनके चार्ट से देख सकते हो, जो चार्ट वैल्यूज गिवन रहेगी आप वहां से इनको आप देख सकते हो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कंट्रोल लिमिट्स ऑफ मीन एंड रेंज चार्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वाज द रेंज, कोई सैंपल दिया हो, सैंपल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस ही रेंज कहलाता है। रेंज क्या होता है प्यारे बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। क्लियर हुआ। एवरेज मीन, मीन क्या होता है, उस कोई भी एक सैंपल है उसमें कितने नंबर ऑफ उस सैंपल की साइज है और उसके मीन क्या होते हैं, तो उन सभी मीन का एवरेज मीन निकालते हैं हम लोग। जैसे सैंपल वन में 5 एलिमेंट है उसका मीन क्या है, सैंपल 2 में 5 एलिमेंट है उसका मीन क्या है, फिर उन सभी एलिमेंट्स का जो जितने नंबर ऑफ सैंपल होंगे उन सबका जब हम सैंपल का मीन निकालते हैं तो एवरेज मीन होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ। अब एनपी चार्ट की बात करते हैं। एनपी चार्ट में देखिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है पहला इसमें एनपी एंड पी चार्ट, उन दोनों में डिफरेंसेस आपसे पूछे जाएंगे, डिफरेंस पूछा जाता है और फिर उससे रिलेटेड कमेंट्स आपको देने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कमेंट देखेंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन या एक्सप्लेन यू आर फाइंडिंग, जो फाइंडिंग आप करो उसको एक्सप्लेन भी करो, एक्सप्लेन योर फाइंडिंग। तो इट मीन्स क्या होता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे मीन चार्ट या कंट्रोल चार्ट का, तो जो सैंपल वैल्यूज होती है अगर वो बिटवीन कंट्रोल लिमिट है तो आप कहोगे प्रोसेस अंडर कंट्रोल से आपने ये फाइंड किया। अगर सम पॉइंट पर मान लीजिए कुछ सैंपल वैल्यू उस कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है तो आप उसको कहोगे कि उस पॉइंट उस पर्टिकुलर सैंपल की वैल्यू आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट्स है और उस पॉइंट पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी। चलिए अब आते हैं एनपी चार्ट पे। एनपी चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। तो अब आपका है कंट्रोल लिमिट फॉर एनपी चार्ट, कंट्रोल लिमिट फॉर एनपी एंड पी चार्ट, इनके बारे में बेसिक फार्मूला हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए एनपी चार्ट की बात करते हैं। देखिए एनपी चार्ट और यहाँ पे पी चार्ट, ठीक है मेरे बच्चों, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो पी बार की बात करते हैं। देखिए पी बार जो होता है इसमें पी बार हमको निकालते हैं समेशन ऑफ पी आई अपॉन के एन होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। एन क्या है, एन इज इक्वल टू होता है सैंपल साइज और के जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ये ध्यान रखिए जब हम लोग मीन एंड एनपी बाइंड करते हैं तो उसमें सैंपल साइज का कोई रोल नहीं होता है कैलकुलेशंस में, ठीक है। बट अब एनपी एंड पी चार्ट यूज करेंगे तो उसमें सैंपल साइज की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा एनपी चार्ट में पहला एनपी बार को हम फाइंड करते हैं, उसके बाद सीएल की बात करते हैं। सीएल, तो सीएल जो होता है प्यारे बच्चों एनपी बार के इक्वल होता है। फार्मूला बहुत बारीक से लिखना होता है, यूसीएल एनपी बार प्लस 3 अंडर रूट एनपी बार 1 माइनस पी बार, दैट इज द फार्मूला। ध्यान से समझिएगा, एलसीएल जितना ऐड किया एलसीएल उतना ही घटा देंगे, तो एनपी बार माइनस 3 अंडर रूट एनपी बार 1 माइनस पी बार, दैट इज द फार्मूला। सो इज द कंट्रोल लिमिट ऑफ एनपी चार्ट की जो कंट्रोल लिमिट है वो आपकी ये फार्मूले से रिप्रेजेंट हो गई। दूसरा, अब राइट साइड में जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है पी चार्ट, तो पी चार्ट क्या होगा, सीएल जो होता है प्यारे बच्चों वो पी बार के इक्वल होता है। यूसीएल की बात करेंगे, यूसीएल जो होता है पी बार प्लस 3 स्क्वायर रूट में पी बार 1 माइनस पी बार और डिवाइडेड बाई एन, टोटल जो सैंपल नंबर ऑफ साइज है। एन एलसीएल जितना ऐड किया पी बार माइनस 3 स्क्वायर रूट में पी, ये इंटू है 3 इंटू दिस इज द इंटू पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन, दैट इज द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। ध्यान रखिएगा कुछ नहीं होता जब फार्मूला लिख दिया, तो जब अगर आपको पी एनपी चार्ट की कंट्रोल लिमिट पता हो तो पी चार्ट की कंट्रोल लिमिट कैसे पता होगी, जो उसी में जो उसका सैंपल साइज से डिवाइड कर दोगे तो पी चार्ट की कंट्रोल लिमिट हमको फाइंड आउट हो जाती है। तो ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, स्मार्ट तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग वर्कआउट करते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एनपी चार्ट एंड पी चार्ट, पहला इनका फार्मूला लिख दीजिए। दूसरा, जो पी चार्ट एनपी चार्ट होता है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है, दिस इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव। पी चार्ट क्या होता है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स होता है। क्या होता है बेटा, पी चार्ट इज द फ्रैक्शन डिफेक्टिव। पहला क्या लिखेंगे आप एनपी चार्ट में, एनपी चार्ट में आप पहला लिख सकते हो कि दिस इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बेस्ड प्रॉब्लम, पी चार्ट फ्रैक्शन डिफेक्टिव बेस्ड प्रॉब्लम्स है। सेकंड में फार्मूला लिख दिया आपका, दैट इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भी पॉइंट्स आप इस तरह से लिख सकते हो कि व्हाट क्या इनका यूज है। दिस इज द जो क्वालिटीज है वो क्वालिटी को चेक करने में क्वालिटी गुड होगी, दोनों का सेम ही काम है क्वालिटी को अंडरस्टूड करना, ऑब्जर्व करना कि उस टाइप से हम बहुत आसानी से कहीं भी अगर फॉल्ट हो रहा है
इन चार्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, अपनी जो भी डिफॉल्ट होता है उसको आसानी से चेक कर पाते हैं। तो इस यूनिट नंबर 5 में एक मोटा मोटा टाइप आपका ये है एनपी चार्ट, पी चार्ट, मीन चार्ट, इसके आपको पता है। अब मेन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो देखिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होता है ना, उसके आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के एप्लीकेशन को पढ़ना होगा। तो व्हाट वाज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, व्हाट वाज द आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो उनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उनको भी जानना जरूरी होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन है यूनिट 5 के, उनसे ऑब्जेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल और एप्लीकेशन दोनों को आप जरूर पढ़िएगा, कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो बेसिक है, दैट इज द फंडामेंटल की होता है, जिनको कि आप आसानी से वर्कआउट में कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। आइए नेक्स्ट अब आते हैं यूनिट नंबर हम 4 पे आते हैं, कि यूनिट नंबर 4 में हमको कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, यूनिट नंबर 4, यूनिट 4, यूनिट 4। तो यूनिट 4 में जो पहले छोटे छोटे टॉपिक होते हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको स्टडी करनी चाहिए नल हाइपोथेसिस की, हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसका सिंबल होता है H0। ठीक है, दूसरा आपको स्टडी करना चाहिए अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसका सिंबल होता है H1 और HA। तीसरी आपको स्टडी करनी चाहिए स्टूडेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, चौथा आपको स्टडी करना चाहिए रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन। ठीक है, या रिजेक्शन रीजन हो गया नल, फिर उसके बाद या क्रिटिकल रीजन, पांचवा क्रिटिकल रीजन। ठीक है, छठा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। इतने सारे पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको स्टडी करनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ये छोटे छोटे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव नहीं, इनके छोटे छोटे डेफिनेशन आपसे पूछे जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, रिजेक्शन रीजंस क्या है, क्रिटिकल रीजन क्या है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। तो ये छोटे पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको जरूर जानना चाहिए। फर्स्ट, व्हाट वाज द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मींस क्या, नल हाइपोथेसिस क्या कहता है स्टूडेंट्स, आपको ये कहता है कि नल हाइपोथेसिस जो कुछ कोई आप रिसर्च कर रहे हो, उस टॉपिक पे कर रहे हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पुराना रिजल्ट है वो आपका सही है। समझ आई बात। नल हाइपोथेसिस मींस होता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च आप कर रहे हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पुराना रिसर्च उस टॉपिक पे हुआ है वो सही है। समझ आई बात। तो इट मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ये कहती है कि देयर इज, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल। समझ में बात आपको, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल, नल इट इज डिनोटेड बाय H0। बस इतनी सी सिंपल सी डेफिनेशन है नल हाइपोथेसिस की, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम आपको नहीं करना। समझ में आई बात आपको, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जहां पे नल हाइपोथेसिस, ठीक है, रिजेक्शन या रिजेक्शन एरिया ऑफ नल हाइपोथेसिस, इस तरह से कर सकते हो कि रिजेक्शन एरियाज ऑफ नल हाइपोथेसिस, या वेयर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय H1 या HA। पास समझ में आएगा आपको। नल हाइपोथेसिस वेयर रिजेक्टेड, वेयर देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिंपल सा कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री पर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, उस पॉइंट को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। समझ आई बात आपको। फ्रॉम विच पॉइंट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, या दैट लाइन या दैट रीजन इज कॉल्ड, कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन रीजन, क्रिटिकल रीजन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तीनों एवरीथिंग इज सेम होता है। रिजेक्शन रीजन भी वही है, क्रिटिकल रीजन भी वही होता है, और
आपका नल हाइपोथेसिस भी होता है। व्हाट वाज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि किसी भी वर्क को आप कितने परसेंट एक्यूरेट वर्क के साथ कर सकते हो। जैसे मैं कहूं कि जो रामू है या रामू है, किसी कार्य को 2% एरर के साथ वर्क को कर सकता है, तो कितने परसेंट सही कर सकता है? 98% एरर के साथ वो सही कर सकता है। इट मींस उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो 98% है माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है सिंपल, C इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का ये फार्मूला है। अल्फा क्या है? अल्फा जो उसका एरर है, एरर, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 5% एरर है, 5% एरर, भैया 5% एरर है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा? 5% का मतलब होता है कि 5 डिवाइडेड बाई 100, सो 0.05, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1 माइनस 0.05, नाउ 0.95, तो सी 0.95, इट मीन्स 95%, दिस इज द इंपॉर्टेंट 95%। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज द 95%। तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस निकालने का तरीका है, समझ में आई बात आपको? क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन, कुछ भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, उसका एक बेसिक फार्मूला फिगर आपको सब में ड्रॉ करना है एंड वी गेट द गुड रिजल्ट्स ऑफ दिस। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से फिगर बनाइए। ये आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हियर एंड हियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब कोई पॉइंट्स हम 2a का फिगर्स बना रहे हैं, इस पॉइंट में H0 इज एक्सेप्टेड, ठीक है, कोई पॉइंट्स होगा। ये जो लाइंस है, इस लाइंस को हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, को कहते हैं दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है मैडम। और ये जो रीजंस होगा इधर इधर या इधर हियर हियर जो भी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं, ये यहां पर दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव रीजंस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट H1। इसी को कहा जाता है क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन, ठीक है, एंड अल्टरनेटिव। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ये जो पोर्शन होगा ये एक्सेप्टेंस होगा और बाकी की समझिंग होंगी। इस पर्टिकुलर लाइन के लेफ्ट साइड में अगर इधर होता है H0 रिजेक्ट होता, एक्सेप्ट होता है, और इसके राइट साइड में होता है तो H0 रिजेक्ट होता है। तो ये कहा कि जहां वेयर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, तो दिस इज द कॉल्ड नल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नॉर्मली हम 5% या 1% पे चेकआउट करते हैं स्टूडेंट। तो बेसिक कंसेप्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब आते हैं जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है कि हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम कौन कौन से टॉपिक की स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलो भैया देखते हैं। पहला जो स्मार्ट वे है, फर्स्ट हम आते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट, अब टी टेस्ट दो तरह का होता है। टी टेस्ट क्या होता है? वन ग्रुप का होता है, वन सैंपल ग्रुप और टू सैंपल ग्रुप। बात समझ में आई बात बेटा? टू सैंपल ग्रुप, ठीक है। वन सैंपल ग्रुप और फिर टू सैंपल ग्रुप, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दोनों पे हमको वर्कआउट्स करना होगा। तो हम दोनों के बेसिक फार्मूलों को यहाँ पे लिख देते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलता है। तो मैं इधर लिखने वाला हूँ वन सैंपल ग्रुप, और इधर जो लिखूंगा टू सैंपल ग्रुप, जो इस साइड में लिखूंगा टू सैंपल ग्रुप। तो हम दोनों के फार्मूलों को यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट। पहला जो लिखते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस, जो कि जो बेसिक तरीका है स्टूडेंट, उसको आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें आप लिखते नहीं हो जिससे कि आपके एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहला वन सैंपल ग्रुप, सॉरी नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, H0 होगा, म्यू नॉट, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट आता है। दूसरा H1 आएगा जो कि म्यू नॉट के बराबर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कभी भी इक्वल्स नहीं होते, दे आर अपोजिट। अब इसके बाद आता है फार्मूला फॉर दिस टेस्ट, x, ठीक है, x बार माइनस म्यू नॉट s अपॉन अंडर रूट n। दिस इज द फार्मूला ऑफ टी टेस्ट। व्हाट इज s?
एस इज इक्वल टू है बहुत बारीक से समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस, दैट इज द क्लियर पॉइंट है ये आपका। बात समझ में आई आपको? यहां पर बात समझने की जरूरत होगी। एस क्या है? एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड n माइनस वन इज व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम। n माइनस वन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसपे कि टेबल वैल्यूज को हम लोग अंडरस्टूड करते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। पहला पॉइंट फार्मूला समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद s की वैल्यू आप इस इक्वेशन जो यहाँ पे 1 है इसमें आप पुट करोगे और t की वैल्यू फाइंड करोगे। इफ t जो होगा कैलकुलेटेड, जो t कैलकुलेटेड होगा अगर वो टेबुलर वैल्यू से कम है सो इट मींस h नॉट एक्सेप्टेड। टी कैलकुलेटेड जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो गिवन टेबुलर वैल्यू से अधिक होगा, ग्रेटर देन है, उस केस में एच नॉट इज रिजेक्टेड। क्लियर हुआ? एस की वैल्यू बात समझ में आ गई। अब यहाँ टू सैंपल ग्रुप की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो सैंपल है ए एंड बी, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n1 है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट n2 है, और इसके मीन जो आपका x बार है हियर इज द y बार। तो ये जो फार्मूला पहला आएगा क्या? एच नॉट, तो μ1 इज इक्वल टू μ2। एच नॉट कहता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, h1 μ1 not μ2, that is important. और t टेस्ट फार्मूला दिस x बार माइनस y बार s into square root 1 upon n1 plus 1 upon n2 and modulus. This is the formula. ये बेसिक फार्मूले है स्टूडेंट। इन फार्मूलों को आपको लिखना जरूर आपको आना चाहिए एग्जाम में। अगर फार्मूले नहीं आते तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो फार्मूलों को जरूर आप स्टडी करिए। टी टेस्ट का फार्मूला हो गया x बार माइनस y बार s। व्हाट वाज द s? अब यहाँ पे ट्विस्ट होता है, जब डेटा दिया हो तो s का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, और डेटा नहीं दिया हो डायरेक्ट वैल्यू दी हो तो उस केसेस में हम s निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। इसको यहाँ पे बहुत जरूरी होता है समझना। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए s के दो फार्मूले होता है स्टूडेंट। स्क्वायर रूट में समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे निगेटिव करते हैं बट यहाँ पे प्लस होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 इतना जाते हैं। बट ये तो डेटा दिया है तब, अगर डेटा गिवन नहीं है तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। what is s1? s1 is the standard deviation of first group, s2 standard deviation of second group, n1 plus n2 minus 2। क्लियर हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला आपको आने चाहिए। इन फार्मूलों से किसी सहायता से आप वर्कआउट कर सकते हो। एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वेरिएंस। क्या होता है बेटा? वेरिएंस। वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में वेरिएंस दे देता है, वेरिएंस देता है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिजल्ट वर्कआउट्स क्या होता है। हाउ टू राइट द रिजल्ट्स? रिजल्ट लिखने का भी तरीका है। यदि आप टी कैलकुलेटेड फाइंड करते हो, अगर वो टेबुलर वैल्यू टी अल्फा, जो टेबुलर वैल्यू हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखेंगे टी कैलकुलेट टेबुलर वैल्यू से कम है, एच नॉट इज एक्सेप्टेड। एंड अगर टी कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन है टी अल्फा से, सो नाउ एच नॉट इज रिजेक्टेड। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे दो बहुत सारे पॉइंट्स आउट होते हैं कि आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है फंडामेंटली, ये जो n1 एंड n2 माइनस 2 है तो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर टू सैंपल ग्रुप के लिए, ठीक है। और s को निकालने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है स्टूडेंट। s को आप टेबल के माध्यम से भी निकाल सकते हो और ऐसे 1 बाई 1 करके भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक टी टेस्ट का फार्मूला क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में वर्कआउट कर सकते हो। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इसको होमवर्क में करा सकूं। चलिए आइए अब आते हैं, इसके बाद हम आते हैं काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की बात करते हैं स्टूडेंट। काई स्क्वायर जो इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे पास, काई स्क्वायर टेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में आप समझते हैं तो बहुत बेसिक सा रिजल्ट है कि काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट ना जनरल नॉर्मली 3 तरह का होता है बेटा। कैसा होता है? 3 टाइप का है। पहला जो होता है आपका ब्लॉक प्रॉब्लम्स होता है, ब्लॉक प्रॉब्लम। दूसरा होता है रेशियो, और तीसरा होता है आपका
यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ये रेशियो फॉर्म यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड। 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, ब्लॉक प्रॉब्लम्स कह सकते हो आप, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट की। तो अब इनमें जो वर्कआउट्स होता है उसको समझने की जरूरत होती है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में FO इज इक्वल टू FE, कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा H0, ठीक है, OI इज इक्वल टू EI, दैट इज इंपॉर्टेंट, OI इक्वल टू EI, O मींस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, EI मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ पे FO मीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। H1 FO नॉट FE या R H1 OI नॉट EI, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब मेन आता है फार्मूला, इसका सिंबल थोड़ा सा कठिन होता है स्टूडेंट के लिए, कुछ नहीं करना है, देखिएगा ऐसे लाइन खींचिए, हल्की सी ट्रांसवर्सल लाइन, तिरछी रेखा, और इसको इधर से ऐसे टांग कर दीजिए और इधर से करके इस पे टांग तोड़ दीजिए, दिस स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समीशन लगाना है, समीशन, इसके बाद FO माइनस FE का होल स्क्वायर करना है, उसी के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है, ठीक है, दिस इज द फार्मूला R। इसी को अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये आपका फार्मूला है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉइंट को आपको समझने की जरूरत होती है कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये फार्मूला है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, एक कोई आपको एक चॉइस करनी है, दोनों नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। कोई एक FO FE वाला यूज करोगे तो आप इधर से यूज कर लो, या फिर OI EI वाला यूज करना है, कोई भी यूज करो आप, अकॉर्डिंग टू आप दोनों सही है। समझ बात आपको, दिस इज द इंपॉर्टेंट की। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम इस पे फोकस आउट करते हैं, कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना थोड़ा सा टफ कार्य है, जो जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स हैं उन सभी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, जिनकी बात आप कर सकते हो कि ब्लॉक प्रॉब्लम्स है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, और फिर अगर रेशियो है तो कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो जैसे ब्लॉक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ब्लॉक प्रॉब्लम्स में हम तीनों को एक साथ अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ कि जब कोई क्वेश्चंस अगर ब्लॉक प्रॉब्लम्स में हो तो किस तरह से हम इस पे फोकस आउट कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे ब्लॉक में है तो बेटा ब्लॉक प्रॉब्लम्स में होता है, बॉक्स में आज कर सकते हो, तो इस तरह का डेटा हमारे पास होगा, कैसा, इस तरह का डेटा आपके पास मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, इस तरह का डेटा आपको मिलेगा, बॉक्स में मिलेगा, हियर हियर ऐसे लाइंस रहेंगे हमारे पास, ये मान लीजिए, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर एक टोटल निकालना है, धीरे से R1 हो जाता है, ये R2 हो जाएगा, ये मान लीजिए R3 है, इधर भी एक टोटल निकालेंगे हम लोग, टोटल, तो दैट इज C1 C2 C3, ऐसे डेटा आपको निकालने होंगे, बात समझ में आई, दिस इज द इम्पोर्टेंट। और अब आपको कैसे फाइंड करना है, और जब यहाँ पे एक n भी निकाला जाएगा, n निकाला जाएगा, जैसे तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा होता है EIJ इज इक्वल टू RI इंटू CJ अपॉन n, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। जैसे यहाँ पर हम कहूँ कि मेरे पास जो डेटा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है आपका O11 O12 O13 O21 O22 O23 and O31 O32 and O33, that is what was the R1 sum of this, मतलब summation of R1 summation ऐसे कर सकते हो, R2 RC1 क्या है उस कॉलम के रो का सम है, इट मींस आपको टोटल चाहिए, ध्यान रखिएगा टोटल, तो रिप्रेजेंट कर दिया C1 C2। अब O11 के करस्पॉन्डिंग में हमको EIJ फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग में फाइंड करना है, प्यारा समझ में, करस्पॉन्डिंग में फाइंड करना है, तो करस्पॉन्डिंग में जैसे फाइंड करना है तो E11 फाइंड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, R1 इंटू C1 अपॉन n आ जाएगा। ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, R1 मींस ये जो टोटल है, तो R1 हम क्योंकि रो पहले फाइंड करेंगे, फिर कॉलम सेकंड फर्स्ट रो सेकंड रो समथिंग, E11, तो I की वैल्यू यहाँ पे 1, J की वैल्यू 1, इसी तरह हम फाइंड करेंगे E12, तो देखो I की वैल्यू 1, तो R1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई n। इसी तरह बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको कि हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको फाइंड करना हो E32, भैया E32 फाइंड करना तो क्या होगा, R3 इंटू C2 अपॉन n हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड सो ऑन, ठीक है, etc।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते हैं जब ब्लॉक प्रॉब्लम्स होता है। ब्लॉक प्रॉब्लम में एक चीज बहुत याद रखने की जरूरत होती है कि हमको टोटल जरूर चाहिए, लेफ्ट टू राइट, मतलब तो कॉलम का भी टोटल चाहिए, रो का भी टोटल चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आपसे कहता है, देता ही नहीं है, सिर्फ वन साइडेड टोटल दे दे, एक साइड नहीं देगा, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल आपको दोनों तरफ का निकालना है, रो का भी टोटल और कॉलम का भी टोटल। उसके अकॉर्डिंग आप C1 R1 और R2 C1 C2 डिसाइड करेंगे, देन यू कुड सिंपलीफाई। बात समझ में आई आपको? दूसरा आता है रेशियो फॉर्म। ब्लॉक फॉर्म था, ये रेशियो फॉर्म। अब रेशियो फॉर्म में कोई डेटा जो होता है स्टूडेंट, ये n जो होता है ना, ऑब्जेक्ट n होता है, टोटल नंबर ऑफ n जो होता है, ये रेशियो में डिवाइड होता है। रेशियो में डिवाइड होता है मतलब A:B:C मान लीजिए, या D कर लेते हैं, जितना 2-3 रेशियो में डिवाइड होगा। तो अब इसमें आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती है। तो जैसे हम पहला निकालते हैं, तो देखिए पहले सम निकाल लेते हैं, इसका A प्लस B प्लस C प्लस D का सम निकाल लेंगे, उसके बाद फाइंड कर। तो सम ऑफ प्रोपोर्शन होता है, तो पहला अगर E1 निकालना है तो E1 होता है A अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D और इंटू में n आता है बेटा। बात समझ में आई? इस तरह E2 की बात करोगे तो B अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D इंटू में n आता है। E3 में आपको होता है C अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D इंटू में n हो जाएगा। और सिमिलरली E4, तो नाउ D अपॉन दिस इज द A प्लस B प्लस C प्लस D और इंटू में n। क्लियर हुआ? दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ रेशियो जितने होंगे उतने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेंगे। अब कभी कभी ये ध्यान रखिएगा, जब रेशियो फॉर्म की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो, उसमें कभी कोई डेटा मिस हो जाता है, उसमें यह हिडन होता है, तो उस डेटा को भी आपको फाइंड करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, उसमें एक डेटा को मिस कर देगा। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए 100 ग्राम मेरे पास सी वाटर है, उसमें कह दिया कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का रेशियो दिया हुआ है, और जो तीसरा रेशियो है वो किसी अदर एलिमेंट्स का है। तो हम तीसरे एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? उनकी किसी पॉसिबिलिटीज है, मैग्नीशियम मान लीजिए 20 kg है और कैल्शियम जो हमारे पास है 50 kg है, तो जो अदर एलिमेंट होगा 50 प्लस 30, तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो अदर एलिमेंट मिलेगा। तो कभी कभी डेटा आपको मिस करके देता है, तो उसको भी आपको समझने की जरूरत होगी। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का ये तरीका हो गया आपका किसका। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो हमारे पास निकल रहा है, इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हमारा है। अब आइए, रेशियो के बाद आता है कॉमन यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में बेटा कुछ नहीं होता है, इसमें ई जो होता है ना, सभी के लिए एवरेज होता है, एवरेज मीन, सॉरी एवरेज वैल्यू, नॉट दिस मीन। मतलब जो भी जितने भी डेटा हैं, उन सभी डेटे का एवरेज हम निकाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। मतलब जितने ऑब्जर्व डेटा होंगे उन सब के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। समझ में आई बात आपको? अब इसके बाद जो वर्क होता है वो क्या होता है, आपका टेबल को क्रिएट करना। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम बात कर ले। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, टेबल आप यहाँ से क्रिएट कर लो। टेबल जो होता है, टेबल में पहला आता है एफओ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, या ओआई लिख सकते हो। दूसरा एफई निकालते हैं हम लोग। तीसरा जो एफओ माइनस एफई निकालेंगे। चौथा एफओ माइनस एफई का होल स्क्वायर करते हैं और डिवाइडेड में एफई करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से डिफरेंसेस निकाल करके फिर हम इस पे फोकस आउट करते हैं और कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब एफओ एफई मतलब यहाँ पे आपका जैसे E1 है, E2 है एंड अप टू EN आ जाएगा, या E11 E12 E13 ऐसे करके फाइंड आउट हो जाएंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में O11 O12 O13 फिर O21 O22 एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ वैल्यूज हमको फाइंड आउट होती है। फिर इन दोनों का डिफरेंसेस निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे और जा करके यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी एफओ ऑफ एफई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफई। जो भी पॉसिबिलिटीज आपको फाइंड आउट हो, दिस इज द टेबल वैल्यूज। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज द टेबुलर वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकल गया तो यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब O11 माइनस E1 का होल हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर डिवाइड करना होता है। इंपॉर्टेंट। अब सेम पैटर्न है, रिजल्ट ये तीनों पे अप्लाई होगा, सेम कंसेप्ट होगा। चाहे आप इधर फाइंड करोगे तो E11 E12 के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करोगे, E1 E2 E3 यहाँ पर होगा, या फिर यूनिफॉर्म में सबके लिए एक ही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब E1 E2 E3 सब कुछ यहाँ पर जो फाइंड करते हैं ये सब बराबर होते हैं। मतलब E1 E2 फिर E3
या फिर अप टू, अगर n डेटा है तो जो en है इज ऑल इज e के बराबर हो जाता है। क्लियर कंसेप्ट। आइए, तब उसके बाद कुछ नहीं होता, ये काई स्क्वायर, जो काई स्क्वायर है यही आपका काई स्क्वायर है, एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर अपॉन में एफ ई, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसकी एक टेबलर वैल्यूज भी होगी, टेबलर वैल्यू होगी तो ये कैलकुलेटेड है, और टेबलर वैल्यू जो होती है, टेबलर वैल्यूज आपको पता है क्या प्यारे बच्चों, तो काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड है, अगर वो काई स्क्वायर अल्फा से लेस देन है, और काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है काई स्क्वायर अल्फा से ग्रेटर देन है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे एच नॉट इज एक्सेप्टेड और एच नॉट इज रिजेक्टेड। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फोकस आउट कर सकते हो। तो ये दूसरा टॉपिक है 7 नंबर का, जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है। आते हैं हम लोग काई स्क्वायर। अब एनोवा में बात करते हैं। एनोवा, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। कैसे, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, दो तीन ग्रुप होंगे, जब मोर देन 2 ग्रुप की बात होती है तो वहां पे हम लोग एनोवा की बात करते हैं, मोर देन 2 ग्रुप। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। तो अब इस पे एनोवा पे हमको 1 वे 2 वे की क्लासिफिकेशन को भी समझना होता है, इसके जो थ्योरीज है उसको भी बारे में समझना होता है, कि जैसे हम किससे वर्कआउट यहाँ पे करते हैं। एनोवा 1 वे, एनोवा 2 वे जो वर्कआउट होता है 1 वे, तो अबाउट कॉलम वर्क करते हैं। अबाउट ये दो दो टू टाइप्स का होता है, 1 वे और 2 वे। ठीक है, तो 1 वे होगा 2 वे होगा, दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे उनको समझना है। ये अबाउट कॉलम वर्क करते हैं, अबाउट कॉलम, और यहां पर जो होता है बोथ, बोथ अबाउट कॉलम एंड रो, दोनों टाइप से इस पे हम लोग वर्क करते हैं। बात समझ में आई बात, एनोवा 1 वे 2 वे हम दोनों टाइप पे बात करते हैं। बात समझ में, एक ही क्वेश्चंस में हम दोनों अकॉर्डिंग्स पे मैं फोकस आउट कर सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। जैसे कॉलम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो होगा अबाउट, बेटा इस तरह से कॉलम्स अगर आपके पास है, मान लीजिए ए बी सी हमारे पास डेटा है, तो यहाँ पे A1 A2 A3, मान लीजिए B1 B2 B3, यहाँ पे C1 C2 C3, या डेटा थोड़ा अलग कर लेता हूँ, डी कर लेता हूँ, तो D1 D2 D3, तो इनका सम निकालते हैं हम, जैसे समेशन C1 C2 C3 समेशन निकाला जाता है। और जब इस टाइप का अगर होगा तो हम दोनों टाइप से वर्क करेंगे, मतलब इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर एक टोटल कॉलम्स इधर का बनेगा, इसमें यहाँ पर एक टोटल बनने वाला है, एक इधर टोटल बनेगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। दोनों टाइप से हमको यहाँ पे टोटल फाइंड करना है। टोटल जैसे समेशन R1 R2 R3, यार C1 C2 C3, क्लियर हुआ, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब इनका सम कर लेंगे तो यहाँ पे एक टी फाइंड आउट होगा, और हियर इज आल्सो टी फाइंड आउट होता है। तो अब कैसे वर्क करता है, वर्क कैसे करना है, इस पर हमको चर्चा करनी है। समझ में आ रही बात, कि इस पे हम लोग क्या क्या पॉइंट आउट को फाइंड आउट करते हैं और किस पे फोकस आउट करके इस पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला फाइंड आउट करते हैं हम लोग करेक्शन फैक्टर। क्या फाइंड करते हैं बेटा, करेक्शन फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है टी स्क्वायर अपॉन एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आई बात आपको। पहला हमको फाइंड करते हैं अबाउट कॉलम्स कर रहे हैं, करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। दूसरा हम लोग फाइंड करते हैं TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है OIJ का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, मैं हर एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे उनके कंसेप्ट को भी बताने की कोशिश करूंगा विद 1 लेक्चर्स में। करेक्शन फैक्टर टी स्क्वायर अपॉन एन, OIJ का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन एन होता है, दिस इज द TSS। ठीक है, TSS। OIJ का होल स्क्वायर क्या है, जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करना है, ईच एलिमेंट का स्क्वायर करके ऐड करना है, और उसमें से करेक्शन फैक्टर को क्या करना है, माइनस करना है। बात समझ में आई आपको, दैट इज द इंपॉर्टेंट। इट मींस जैसे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे जैसे D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एन, दिस इज द करेक्शन TSS। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ध्यान समझिए। अब उसके बाद फाइंड करते हैं हम लोग तीसरा जो होता है हमारे पास CSS। CSS होता है कॉलम सम स्क्वायर, तो CSS का वैल्यू होती है कॉलम सम स्क्वायर, समेशन ऑफ C1 का होल स्क्वायर अपॉन N1 प्लस समेशन ऑफ C2 का होल स्क्वायर अपॉन N2
प्लस समेशन ऑफ C3 का होल स्क्वायर अपॉन N3 और माइनस टी स्क्वायर अपॉन N। समझ में आई बात आपको? दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे 3 कॉलम्स तो 3 होंगे, ज्यादा है तो ज्यादा भी लेंगे। नंबर N1 N2 N3 क्या है? उस पर्टिकुलर कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर कॉलम्स। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर कॉलम, जैसे 1 2 3 एलिमेंट है, कभी कॉलम के अकॉर्डिंग तो मोर देन एलिमेंट्स सकते हैं, किसी में 3 किसी में 4 5 भी हो सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? पैटर्न आपको समझने की जरूरत होती है। CSS। और एक चौथा पॉइंट फाइंड करते हैं बेटा, ESS, एरर सम स्क्वायर या ड्यू टू एरर कहा जाता है। और इसको हम लोग फाइंड करते हैं TSS से, और TSS में हम इस CSS को माइनस कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। TSS में TSS को माइनस कर देंगे, ESS फाइंड आउट होता है। सेम पैटर्न यहाँ पर जब 2a की बात करते हो तो पहला हम लोग टी स्क्वायर अपॉन एन फाइंड करेंगे, करेक्शन फैक्टर पहला। दूसरा फाइंड करते हैं हम CSS, तीसरा फाइंड करते हैं RSS। अब यहाँ पे आ गया रो सम स्क्वायर, रो सम स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिए, रो सम स्क्वायर क्या होता है? समेशन ऑफ R1 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस फिर R2 का होल स्क्वायर अपॉन M2 प्लस अप टू समथिंग जो भी होगा, और माइनस टी स्क्वायर अपॉन n। दैट इज द इंपॉर्टेंट। M1 क्या है? उस पर्टिकुलर कॉलम, उस रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है काउंट करेंगे, उस रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो M1 M2 को रिप्रेजेंट करने वाला है। 1 2 3 हो गया टी, सॉरी और एक पॉइंट छूट गया था चौथा, TSS जो है इधर फाइंड किया, उसी तरह यहाँ भी फाइंड आउट होगा, समेशन ऑफ OIJ का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। दैट इज। पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है ESS का, एरर सम स्क्वायर का। समझ आ रही बात प्यारे बच्चों? ESS का पांचवा पॉइंट होता है, तो इसमें हम TSS माइनस RSS प्लस CSS। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये आपके पॉइंट आउट होते हैं ANOVA 1 वे या ANOVA 2 वे के वर्किंग मॉडल्स पे, कि हम इस टाइप के अगर पैटर्न्स हैं तो 1 वे और 2 वे को हम कैसे अंडरस्टूड करते हैं, कैसे समझते हैं। समझ में आई बात आपको प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको कि हम लोग समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो मेन आता है टेबल। टेबल यहाँ पे एग्जाम में आपको पॉइंट आउट भी मिलेगा, तो टेबल आपको कैसे क्रिएट करना है ध्यान रखना है। टेबल 1 वे और 2 वे के टेबल्स में कुछ पॉइंट इंक्लूड होंगे, और तो टेबल 1 वे का पहले बना लें, 1 वे। तो देखो ये पहला आता है सोर्स ऑफ वेरिएंस आता है SB, उसके बाद लिखते हैं SS, सोर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर जो आता है, उसके बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद तीसरा जो आता है MSS मीन सम स्क्वायर, उसके बाद फिर आता है F रेशियो। दिस इज द टेबल ऑफ कंसेप्ट। तो अब जैसे यहाँ पे पहला आता है बिटवीन कॉलम्स आता है, तो बिटवीन कॉलम लिख लेंगे, और दूसरा जो सिंपल आता है ड्यू टू एरर, और कुछ है ही नहीं, इसको लिखते हैं हम लोग CSS, और ये आता है ESS। बस इतना ही फैक्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है N माइनस C होता है, सॉरी C माइनस 1 होता है, और यहाँ पे N माइनस C होता है। क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। CSS और ESS, डिग्री ऑफ फ्रीडम। MSS क्या होता है? C के कॉलम्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा MSC, और ये आता है इसकी जो CSS है, इसी में आप इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से बाइंड कर दो, डिवाइड कर दो, और MSSE आ जाएगा। तो दैट इज द ESS डिवाइडेड बाई N माइनस C। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, C क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। और F रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों? MSSC बटे में MSSE आ जाता है। जो भी वैल्यू आ जाएगी इसकी टेबुलर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इफ टेबुलर वैल्यू से कम आता है तो H जो आपका है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर अधिक आता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये F कैलकुलेटेड आएगा, F कैलकुलेटेड। तो इफ F कैलकुलेटेड लेस देन F अल्फा, so H नॉट इज एक्सेप्टेड। दूसरा, if F calculated greater than F alpha tabular value से H naught is rejected। अब F अल्फा को देखते कैसे, ये भी तो बहुत मुद्दा है। तो जो टेबुलर वैल्यूज होती है, टेबुलर वैल्यू इसको F और C माइनस 1 और N माइनस C, इससे देखा जाता है। तो जो F रेशियो का टेबल वैल्यू, वहां से आप टेबल वैल्यू को इस तरह से दे सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉलम्स और इनटू डिग्री ऑफ जो कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आपका ESS ड्यू टू एरर जो फाइंड आउट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर पॉइंट करके बात कर सकते हैं। सिमिलरली आप 2 वे के भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, बस उसमें पॉइंट क्या इंक्लूड होगा, जो 2 वे का टेबल्स होगा
2A में जो टेबल्स हमारे पास बनते हैं बेटा, पहला एसबी सोर्स ऑफ वेरिएंस, दूसरा एसएस, तीसरा जो आपका होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और चौथा जो आपका है एमएसएस, और हो रहा है एफ रेशियो। ये आपकी 2A की कहानी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएंस क्या हमारा पास, बिटवीन कॉलम और बिटवीन रो और ड्यू टू एरर, ड्यू टू एरर। इसमें बेटा क्या लिखा जाता है, सी एस एस, हियर आर एस एस और ई एस एस, बस। इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1, इनका डिग्री ऑफ R-1, यहाँ पे C-1 इंटू R-1, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल। एम एस एस सी क्या हो जाएगा, एम एस एस सी अबाउट मीन सम स्क्वायर अबाउट कॉलम्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एस एस अपॉन C-1। फिर आएगा एम एस एस आर, मीन सम स्क्वायर अबाउट आर, आर एस एस डिवाइडेड बाई R-1, और फिर एम एस एस ई, नाउ दिस इज द ई एस एस divided by C-1 R-1, total number of columns और depth। अब there are two ratio, तो there are two values find out होगी, पहला F1 और दूसरा F2। F1 होता है MSSC बटे में MSSE, और यहाँ पे MSSR डिवाइडेड बाई MSSE, दैट इज द इंपॉर्टेंट टू वे। तो अबाउट कॉलम्स अबाउट रो, अब दोनों की वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे और टेबुलर वैल्यूज देखोगे अबाउट कॉलम्स अबाउट रो। तो अबाउट रो अबाउट कॉलम्स अगर आप टेबुलर वैल्यूज देखो, अबाउट कॉलम्स अगर जो टेबुलर वैल्यू F1 है अगर वो आपका उसके पर्टिकुलर टेबल वैल्यू से कम है तो आप कहोगे कि H0 इज एक्सेप्टेड अबाउट कॉलम्स। अगर F जो अबाउट रो मतलब F2 अल्फा जो है वो F2 से कम हो अधिक है, या F2 जो है वो F2 अल्फा मतलब टेबुलर वैल्यू से कम हो, तो वहां पे उसके अबाउट रो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। इट मींस यहाँ पे आपको दो रिजल्ट को लिखना होता है, ये दो रिजल्ट्स को आपको लिखने आना चाहिए अबाउट रो अबाउट कॉलम्स। जैसे F1 अल्फा को हमको देखना है तो हम टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं, FC-1 अबाउट कॉलम देखेंगे तो C-1, ठीक है, और फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब C-1 इंटू R-1, ये अबाउट कॉलम्स देखते हैं हम, दैट इज इंपॉर्टेंट F1 अल्फा। और F2 अल्फा देखना हो तो क्या देखोगे, F यहाँ पे R-1 और अकॉर्डिंग C-1 और R-1 टेबल वैल्यूज में देखेंगे। देयर आर टू वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, इन दोनों के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करोगे और इसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट लिखोगे। तो दैट इज द एनोवा का भी कहानी खत्म हो गया। एक और टॉपिक है स्टूडेंट, एफ रेशियो। एफ रेशियो, ठीक है, तो एफ रेशियो के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझ लेना होगा। एफ रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आता है, एफ टेस्ट, सॉरी नॉट एफ रेशियो, एफ टेस्ट। एफ टेस्ट आपको, दिस इज द इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी आपको आना चाहिए। एफ टेस्ट जो इसका फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू होता है S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का होल स्क्वायर और S2 का होल स्क्वायर अपॉन S1 का होल स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट, कोई भी एक दोनों से यूज होगा, जो ग्रेटर देन वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग नॉर्मली ऊपर लिखते हैं। हमें ये बात, दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट है, इस पॉइंट को आप समझ सकते हो, क्योंकि जो वैल्यूज दी है ना, दो ग्रुप देते हैं, दो ग्रुप की बात होती है यहाँ पे, दो ग्रुप दिया हुआ है तो किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है ये हम कंफ्यूज नहीं कर पाते। तो जिसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रेटर देन होगा उसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं। S1 S2 क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, S2 इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। तो आप जरूर इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन आपको नॉर्मली इसको समझने की जरूरत होती है। S1 जो होता है SD ऑफ फर्स्ट ग्रुप और S2 क्या है, SD ऑफ सेकंड ग्रुप, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये दो ग्रुप की कहानी होगी, दो ग्रुप से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, बहुत ही प्यारे से फंडामेंटल क्वेश्चंस के फार्मूलों को मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पर, यूनिट नंबर 3। तो आइए यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यूनिट 3 है न्यूमेरिकल टेक्निक, यूनिट 3 न्यूमेरिकल टेक्निक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए न्यूमेरिकल टेक्निक में पहला जो आपका पॉइंट आता है बेटा, ऑपरेटर। ऑपरेटर, ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको जरूर करना होगा। अगर फार्मूले डायरेक्ट रिलेशन पूछ देता तब तो फिर अलग बात है, जैसे फॉर ऑपरेटर कौन कौन से आपके पास है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शिफ्टिंग, एवरेज,
फिर आपका एवरेज ऑपरेटर, फिर सेंट्रल। ठीक है, ये छोटे छोटे ऑपरेटर हैं और एक डिफरेंस ऑपरेटर। इतने सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको कि आपको इनमें आपस में रिलेशन होता है। डेल्टा फॉरवर्ड, बैकवर्ड उल्टा कर दीजिए। शिफ्टिंग ऑपरेटर का सिंबल ई, एवरेज ऑपरेटर का सिंबल म्यू, सेंट्रल ऑपरेटर डेल्टा, इनका ऑपरेटर्स का एच डी। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सिंबल्स हैं। इन सिंबल से रिलेटेड आपको अक्सर क्वेश्चन 2 नंबर या छोटे क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जो डायरेक्ट फार्मूला है, उन फार्मूलों को आपको उनके आपस में रिलेशन कैसे होते हैं, उनको कैसे क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। बट कोई रिक्वायर्स हो तो आप उस पर जरूर वर्क कर सकते हैं। मैं छोटे से कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि कैसे वर्क करते हैं। शिफ्टिंग ऑपरेटर में रिलेशन जैसे होता है, जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस शिफ्टिंग ऑपरेटर में रिलेशन तो 1 प्लस डेल्टा होता है। दूसरा होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर, मतलब e पावर -1, जो बैकवर्ड ऑपरेटर है 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक। तीसरा जो एवरेज ऑपरेटर था म्यू, e पावर ऑफ 1/2 प्लस e पावर -1/2 अपॉन में 2 होता है। और चौथा जो आपके पास है सेंट्रल ऑपरेटर, यहाँ पे होता है e के पावर ऑफ 1/2 माइनस e के पावर -1/2, दैट इज द वैल्यू। और एच डी, पांचवा जो आपका एच डी है, एच डी इक्वल टू होता है लॉग ऑफ ई, लॉग ई होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। या आप कैपिटल ई इक्वल टू लिख सकते हो ई पावर ऑफ एच डी, दिस इज द रिलेशन। अब इन सभी के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आपको जरूर करने की जरूरत होगी। जब कभी भी डायरेक्ट अगर फार्मूला नहीं दिया है, इन रिलेशन को छोड़ करके कोई टर्म्स नहीं पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली सभी को लेफ्ट टू राइट ई में कन्वर्ट कर दो शिफ्टिंग ऑपरेटर्स में, ऑलरेडी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। पहला छोटा सा टॉपिक ये आपको यहाँ पर समझने की जरूरत होती है। दूसरा जो टॉपिक्स आता है स्टूडेंट, मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म, तो भैया मिसिंग टर्म में अब ये 2 तरह के होते हैं, 1 मिसिंग टर्म एंड 2 मिसिंग टर्म। समझ में आई बात आपको? 1 मिसिंग टर्म और 2 मिसिंग टर्म्स। तो कुछ नहीं है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स को आपको बनाना है और ऑलरेडी उसके हेल्प से आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की सहायता से मिसिंग टर्म को फाइंड कर सकते हो। 1 मिसिंग टर्म्स है, जिस भी मिसिंग टर्म को A1 मानोगे आप, उसको कांस्टेंट मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स को बना दीजिए और वर्कआउट कर लीजिए। और जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाओगे तो फॉर 1 मिसिंग टर्म के लिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा पावर n-1 fx इक्वल टू 0, और यहाँ पे होता है डेल्टा पावर n-2 fx इज इक्वल टू 0। बस हियर दैट इज इंपॉर्टेंट। जब 2 मिसिंग टर्म का आप बनाओगे आप, तो आपके पास दो इक्वेशन मिलेंगे इन टर्म ऑफ ए एंड बी। 1 मिसिंग टर्म में 1 मिलेगा, और जिससे कि रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स आपको आना चाहिए बनाने के लिए। तो मैं बात आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन कभी कभी चांस आपसे बनते हैं इस पे क्वेश्चन बनने के। जो आगे हम बात करेंगे, तीसरा जो आपका है न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला। अब ये 2 टाइप्स का स्टूडेंट है, फॉर इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल, एंड दूसरा है फॉर अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी आपसे न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला ही आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, व्हाट इज द इंटरपोलेशन फार्मूला। तो देखो भैया, इंटरपोलेशन फार्मूला अगर आपको बनाना है तो इसके लिए डिफरेंस टेबल्स की जरूरत होती है, ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखो जैसे इसमें दिया गया x दे देगा और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग जो होगी, जो वैल्यूज हम हमारे यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट, तो टेबल की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ x0 होगा, फिर x1, फिर x2, x3 अप टू यहाँ पे आ जाएंगे, तो अप टू xn तक आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज हियर, हियर एंड या यहाँ पे आप इस तरह से a से चल सकते हो, a से लिखो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और हमको अच्छा लगेगा, हम लोग कर सकते हैं। इसको हटाइए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो वर्कआउट्स होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा जैसे a लिख दिया, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h,
फिर अप टू डॉट डॉट करके a प्लस एन एच, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग में एफ ऑफ a प्लस एच, फिर एफ ऑफ a प्लस 2h अप टू डॉट डॉट a प्लस एन एच। इससे इक्वल इंटरवल है, एज इज द डिफरेंस है। तो इस केसेस में जो फार्मूला हमारे पास है उस फार्मूले की हम बात करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहां पर आता है एफ ए प्लस पी डेल्टा एफ ए प्लस पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस पी इंटू पी माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल्स डेल्टा क्यू एफ ए अप टू सो ऑन। इस तरह से हम इस फार्मूले को लिखते हैं। व्हाट वाज द p के बारे में इंफॉर्मेशन, p इज इक्वल टू होता है x माइनस ए अपॉन एच। क्या होता है, p इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच होता है। h क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंसेस है। समझ में आई बात आपको, a के h क्या है बेटा, जो उनके बीच गैपिंग है वो h है, और इसकी वैल्यू क्या होती है x माइनस ए अपॉन एच। p इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच, या फिर आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एच प्लस ए होता है, x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो कि पी एच प्लस ए प्लस पी एच। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, तो उनको ध्यान रखने की जरूरत होती है। एंड हाउ टू फाइंड द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, मेन इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को क्रिएट करना। उसके बाद p की वैल्यू को फाइंड करना, p आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को क्रिएट करना। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, ये भी थोड़ा सा फार्मूला समझ लो। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो x रहेगा ऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट, एंट्रीज हो जाएगी आपकी। यहाँ पे ए रहेगा, a प्लस एच, ए प्लस 2h अप टू a प्लस एन एच। ठीक है, तो और यहाँ पे एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन, एफ ऑफ a प्लस एन एच। तो भैया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की कहानी आप सभी को पता है क्या होने वाला है। लिखते हैं डेल्टा एफ ए पहला, फिर दूसरा डेल्टा स्क्वायर एफ ए, नेक्स्ट डेल्टा क्यू एफ ए प्लस अप टू और डॉट करके यहाँ पे आ जाएंगे डेल्टा पावर n माइनस 1 एफ ए। जितना n है तो उससे n प्लस एच एक अधिक होगा, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट है, n तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 है ना, डेटा हमारे पास 0 से स्टार्ट है, n प्लस 1 है तो एक कम जाने वाला है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये इस तरह से प्यारे बच्चों बनता है, कुछ करना नहीं होता, जो डिनोमिनेटर से जो वैल्यूज आती है उसको उस वैल्यू से हम माइनस करते जाते हैं। वही मैं बात आपको सभी जानते हो बेसिक, तो इसकी वैल्यू होती है ए प्लस एच माइनस एफ ए हो जाएगा। अगली वैल्यू हमको लिखना है तो एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। इसी तरह से वैल्यूज को हम लोग लिखते जाएंगे, और फिर आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। और जो सबसे टॉप वाली वैल्यूज होती है, उसकी जो सबसे टॉप वाली वैल्यूज होती है उसी को हम डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यू एफ ए, डेल्टा पावर एन एफ ए ये डिनोट करते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। पहला इक्वल इंटरवल की कहानी हो गई। अब अनइक्वल इंटरवल्स पे बात करते हैं। जैसे हम अनइक्वल इंटरवल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमको एक अनइक्वल इंटरवल्स में हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम कैसे फोकस आउट करेंगे, उसमें हमको डिवाइड डिफरेंस टेबल की जरूरत पड़ती है, डिवाइड डिफरेंस टेबल्स। तो न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल्स मतलब इंटरवल जो x का होगा ना वो डिफरेंस होगा। तो हमको सबसे पहले एक डिवाइड डिफरेंस टेबल चाहिए। क्या चाहिए, डिवाइड डिफरेंस टेबल। ध्यान रखिएगा, डिवाइड डिफरेंस टेबल की जरूरत पड़ती है, डिवाइड डिफरेंस टेबल। बच्चों समझ में आ रही बात है, डिवाइड डिफरेंस टेबल आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर पाओगे। हाउ टू क्रिएट द डिवाइड डिफरेंस टेबल्स, जैसे मान लीजिए ए एक्स है और यहाँ पे वाई ले लिया हमने, अब इसमें इसके फंक्शन के मान का भी यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही बात, फंक्शन के मान का भी यूज होता है। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे कि x1 है और ये x2 है, x3 है और x4 हमने ले लिया। यहाँ पर हमने लिया वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है y की तो y1 है, इसके अकॉर्डिंग y2 है, y3 है, y4 है। तो अब जैसे फॉर डिवाइड डिफरेंस, तो देखिए डिवाइड डिफरेंस टेबल जो होगा तो इसके डिवाइड्स एफ ए लिखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, या एफ वाई एफ ए,
जो भी लिखना हो इस तरह से लिखते हैं। जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसी को डिवाइड कर देते हो। अब मीनिंग क्या है, देखिए y2 माइनस y1 और डिवाइड में, अभी तक जो हम लोगों ने ऊपर किया था ये टेबल था, तो इसमें कभी इस x वाले का कोई यूज नहीं था, x का कोई यूज नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब डिवाइड डिफरेंस टेबल्स हम बनाते हैं स्टूडेंट, तो वहां पर इस x का भी यूज किया जाएगा। मतलब y2 माइनस 1 इन दोनों का डिफरेंस तो होगा ही, साथ में इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, तो x2 माइनस x1 भी आएगा। इधर y3 माइनस y2 आएगा, तो यहाँ पे x3 माइनस x2 भी आएगा। और फिर बेटा y4 माइनस x3 आ रहा है, सॉरी y4 माइनस y3, तो y4 माइनस y3 आएगा, तो यहाँ पे भैया x4 माइनस x3 भी आएगा। मान लीजिए इस वैल्यू को हम मानते हैं कि a1 आ गया, ये a2 आ गया और ये आपका a3 आ गया, ठीक है। तो अगला जो डिवाइड डिफरेंस होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए, जो निकलेगा बेटा बात समझिए a2 माइनस a1। अब ध्यान रखने की जरूरत है, इनका डिफरेंसेस तो हम लोगों ने कर दिया। अब एक वैल्यू जो है यहाँ पे 3, पहले 4 थी अब 3 हो गई, तो अब यहाँ से जब अगला डिवाइड करेंगे तो पहला x1 से स्टार्ट होगा, उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हाइड कर लेना है, तो x3 माइनस x2 आ जाएगा। और सिमिलरली a3 माइनस a2 जब करोगे उसके बाद आप x2 पे पहुंचोगे, तो x3 को हाइड करोगे, x4 माइनस x2। सपोज ये b1 है और ये सपोज b2 है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, b2 माइनस b1। और अब जब यहाँ पे दो डेटा हो गए तो दो को छिपा लोगे, तो x4 माइनस x1 डायरेक्ट आ जाएगा, x4 माइनस। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये आपके टॉप की जो वैल्यूज होंगी इनको हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लिख करके इस पे फोकस आउट कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब देखिए कैसे फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट। पहला जो एफ ऑफ एक्स होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एफ ए तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब आते एक्स माइनस ए या x1 यहाँ पे लिखा तो x माइनस x1 इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ए प्लस x माइनस x2 इस आएगा फॉर डिवाइड डिफरेंस टेबल एफ ए, ठीक है। सिमिलरली x माइनस x1 फिर x माइनस x2 x माइनस x3 और फिर डेल्टा क्यू एफ ए एंड सो ऑन। जैसे जितनी जरूरत होगी उतना हम लोग करेंगे। अगर 4 वैल्यूज है तो 3 तक आता है, 3 वैल्यूज अब 5 वैल्यू तो 4 तक आएगा एंड सो ऑन, आगे इस तरह से करेंगे। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल्स के लिए इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, हमको आना चाहिए डिवाइड डिफरेंस टेबल। अगर डिवाइड डिफरेंस टेबल आ रहा है देन यू कैन इजिली क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। बात समझ में आई आपको? दिस इज क्लियर। आइए नेक्स्ट हमारे पास है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, तो अब न्यूटन से या लैग्रेंज से, दोनों से क्वेश्चन कोई एक मिल सकता है। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, भैया लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमको फंक्शन को लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब इसमें कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे ए यहाँ पे आपका x है, ये आपका fx है, तो सपोज a b c हमारे पास वैल्यूज है, और यहाँ पर भी आपके पास है fa fb और f ऑफ c है, और d भी लिया तो f ऑफ d भी आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए हमको लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला को लिखना है। ध्यान रखिए, दिस इज द f ऑफ x। ये इक्वल हो अनइक्वल हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा दो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ नहीं दिया है कोई मेथड की, पर्टिकुलर मेथड से आपको करना है, तो लैग्रेंज आप डायरेक्टली लगा सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहला फर्स्ट टर्म एफ ए लिखना है। तो एफ ए मतलब ए से स्टार्ट होगा, एक्स से, ए को छोड़ करके, ध्यान से ए को छोड़ करके जो वैल्यूज हैं फर्स्ट टर्म वाले, उन सभी को x में से माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए इन न्यूमरेटर। तो x माइनस बी, x माइनस सी और x माइनस डी आता है। और फिर डिनोमिनेटर्स में आता है प्यारे बच्चों, जिसको छोड़ा है आपने, ए को हाइड किया, पहले टर्म के लिए ए को हाइड करते हैं, तो ए एक्स के जगह पे ए रख देंगे इसमें, या फिर ए में से सबको माइनस कर देंगे, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ए माइनस बी, ए माइनस सी और ए माइनस डी, और इनटू में पहला टर्म्स आ जाएगा एफ ए, प्लस सेकंड टर्म पे आ जाओ। अब जैसे ही सेकंड टर्म पे पहुंचेंगे तो बी को हाइड करेंगे, तो बी को हाइड करेंगे तो न्यूमरेटर्स में आएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, और डिवाइड्स में अब b में से सबको घटा देना है, तो b माइनस ए, b माइनस सी
और फिर b माइनस डी आ जाता है प्यारे बच्चों। सो इनटू में एफ बी आ जाता है। क्लियर कंसेप्ट। अगला, अब सी को छोड़ेंगे तीसरा, तो भैया सी को छोड़ोगे तो आपको आएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस डी, और फिर सी में से घटा देना है, सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस डी इंटू एफ ऑफ सी, प्लस लास्ट डी छोड़ना है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और डिवाइडेड बाई हियर डी माइनस ए, डी माइनस बी इंटू में डी माइनस सी, और इंटू में एफ ऑफ डी। क्लियर। अब इसी में सारी वैल्यूज को रख दीजिए एंड वी कैन द आंसर्स। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट, क्वेश्चंस में आपको देता है कि क्वेश्चन दे देगा, वो कह देगा कि फाइंड एफ ऑफ 10 के लिए या फिर 20 12 के लिए कोई भी एक एक्स की वैल्यू दे देगा, उसके लिए आपको कह देगा कि सोल्यूशन को फाइंड आउट करो। तो आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आप ऐसा नहीं करते कि वो पॉलिनोमियल, जब आपसे अगर पॉलिनोमियल पूछे तब आपको पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। अगर आपसे पॉलिनोमियल पूछ ही नहीं रहा है तो आपको पॉलिनोमियल आपको फाइंड ही नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर पॉलिनोमियल पूछ रहा है तब आप पॉलिनोमियल फाइंड करो, अदरवाइज डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर दो। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको डेमो में बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने कि x और fx आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2 4 6 लिख दिया, ठीक है। दो छोटे छोटे वैल्यूज ले रहा हूँ और कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा उसके मान को, तो जिससे कि हम वर्कआउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एफ ऑफ एक्स सिंपल सा ले लिया, मैंने ऐसा लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया। चलो, तो एक फंक्शन ऐसे नॉर्मली बता दिए, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को भी हमको लिखनी होगी। तो 2 लेंगे तो 4 दूनी 6 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 को 16 4 20 हो जाएगा, 6 लेंगे 4 36 से 42 हो जाएगा, इस तरह से। और आपसे पूछ लिया कि फाइंड पॉइंट x इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 निकालना है, अब ये फंक्शन खत्म। बात समझ में आई आपको? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सारे पॉलिनोमियल नहीं फाइंड करने हैं, आपको पॉलिनोमियल फाइंड यहाँ पर नहीं करना है। पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के अकॉर्डिंग देखो ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ए एफ बी बेटा क्या होगा, एफ सी हो जाएगा। तो फार्मूला क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप एक लिखो तो एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, यार क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए माइनस सी, इंटू में क्या लिखोगे, एफ ए पहला टर्म। दूसरा टर्म्स क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी बटे में बी माइनस ए और बी माइनस सी, इंटू में क्या लिखोगे आप बेटा, एफ बी लिख दोगे। क्लियर हुआ? अब तीसरा टर्म क्या लिखोगे, तीसरा टर्म्स लिखना है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, और फिर यहाँ पे सी माइनस ए, सी माइनस बी एंड इनटू एफ ऑफ सी। क्लियर? अब आप आगे आ जाओ। अब देखो इस पे क्या करना है, अब आपको ये कुछ नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि हमको पुट क्या करना है, हम डायरेक्ट x इक्वल टू 10 रखेंगे। हम तो पॉलिनोमियल नहीं फाइंड करेंगे, हम पॉलिनोमियल को फाइंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट x इक्वल टू 10 रखेंगे और इसको कैलकुलेट कर डालेंगे। समझ में आपको? दैट इज द इंपॉर्टेंट की। तो यहाँ आप लिख दोगे 10 माइनस बी, बी की वैल्यू क्या हमारे पास है 2, तो 10 माइनस 2 आ जाएगा। फिर सी 10 माइनस 6, दैट इज इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ सी। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा तो 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस बी मतलब 2 माइनस 4, और फिर 2 माइनस 6, और एफ ए कितना है आपके यहाँ पे 6 है, बस खत्म। इस 10, तो 10 माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे b था, दिस इज द 4 होगा, फिर यहाँ पे 10 माइनस 2, ठीक है b था ना, और फिर यहाँ पे c मतलब 10 माइनस 6, और फिर बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 डिनोमिनेटर्स एंड 4 माइनस c मतलब 6, और इनटू में कितना आ जाएगा 20। ये वाले एफ बी की वैल्यूज, ए की वैल्यूज, बस खत्म। और अगला जो टारगेट है उसी तरह से सेम 10 माइनस 2 और फिर 10 माइनस 4, 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 और फिर यहाँ पे 6 माइनस 4, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 42। तो बस आप कैलकुलेट कर लो, देन वी गेट द फाइनल आंसर, जो एफ ऑफ 10 की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब कभी आपसे पॉलिनोमियल नहीं पूछता है तो डायरेक्टली आपको फार्मूलों में रख के कैलकुलेट कर लेना है और चुटकियों में आंसर आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट की। मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ कि यूनिट जो टॉपिक्स है उनको आपको कैसे स्टडी करनी है, फार्मूले के साथ रिवीजन के साथ वर्कआउट आप कर सकते हो। अब जो आते हैं मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो था ही, बट ये अदर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपका है, पहला रेगुला फॉल्सी मेथड्स एंड दूसरा न्यूटन रैप्शंस।
न्यूटन रैप्शन, और तीसरा है बाइसेक्शन मेथड्स। अब इनसे अलजेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपसे पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द रेगुलर-फॉल्सी मेथड, या फिर अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड, अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो है अलजेब्रिक सॉल्यूशन बाय बाइसेक्शन मेथड्स। इन तीन मेथड से किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें केएलसी का बहुत मेजर रोल होता है प्यारे बच्चों। केएलसी आपको ऑपरेट करने आना चाहिए। अगर आप केएलसी प्रॉपर तरीके से कर पाते हो देन यू कैन इजिली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाओगे। केएलसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनको जरूर समझने की जरूरत होती है। जो आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है वो आपका कॉर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है, मतलब जो दो पॉइंट्स को हम लाइंस को ज्वाइन करते जाते हैं और जो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। न्यूटन रैप्शन मेथड्स क्या है, इसको हम लोग टैंजेंट मेथड भी कहते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करके हम लोग जो रूट्स के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो इसको टैंजेंट मेथड भी कहते हैं, एनआर मेथड भी कहते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। बाइसेक्शन मेथड्स में हम लोग दो पॉइंट्स को डिवाइड करते हुए पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है, ठीक है। न्यूटन रैप्शन क्वाड्रेटिक होता है, इसका वर्क बहुत थोड़ा सा तेज होता है, और रेगुलर फॉल्सी का न्यूटन बाइसेक्शन से थोड़ा सा मोर देन होता है, 1 पॉइंट समथिंग 6 के आसपास होता है कुछ, जो तो एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट रेगुलर फॉल्सी। तो ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी इनके आपको नॉर्मली जाना चाहिए। न्यूटन रैप्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, बाइसेक्शन आपका होता है लीनियर होता है, रेगुलर फॉल्सी का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 1.6 या 1 पॉइंट कुछ होता है। तो इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं बेसिक फार्मूले आपको बता दूंगा, बट अब इस पे क्वेश्चंस आपको मोर देन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको पॉइंट्स याद रखना है कि इसके लिए एक इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम्स होता है, वो जो आपके लिए मेजर रोल प्ले करता है माय डियर स्टूडेंट। कैसे करता है, इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम्स ये डिसाइड करने की हमको आजादी देता है कि जो किसी भी जो फंक्शन दिया है उसका वन पॉजिटिव रियल रूट्स कौन से दो पॉइंट के बीच एग्जिस्ट करता है। हमको वन पॉजिटिव रियल रूट्स को फाइंड करना है, तो कौन से दो पॉइंट्स के बीच एग्जिस्ट करेगा उसकी चर्चा आप यहाँ पे कर सकते हो इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम से। उसके बाद जब आप पॉइंट फाइंड कर लो तो उसके बाद हमको क्या करना है, पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे पुट करके उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर देखते हैं कि कौन से दो पॉइंट हैं जिस पर फंक्शन का मान पॉजिटिव और निगेटिव आता है। पॉइंट्स अल्टरनेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गैप करके लेना, आपको कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आपको लेने होते हैं। तो उन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर फंक्शन का मान पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है देन यू कैन से दैट कि रूट्स लाई बिटवीन देम। तो इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम से हम ये डिसाइड करते हैं कि दो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके बीच रूट एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद पर्टिकुलर फॉर्मूला देखते हैं, रूट्स कभी पॉजिटिव के साइन के बीच नहीं होता, निगेटिव साइन के बीच नहीं होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन के फिट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट की होता है। जैसे बाइसेक्शन की बात करते हो, पहला जैसे बाइसेक्शन है, तो बाइसेक्शन में बेटा होता है क्या है, सिंपल सा बाइसेक्शन जो मेथड है, मेथड्स आप सभी जानते हो, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा। अगर दो पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू ए है और यहाँ x इक्वल टू बी है, और हियर फंक्शन का मान निगेटिव है, हियर फंक्शन का मान पॉजिटिव है। द वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब fa जो है ये fa की बात कर रहा है और ये fb की बात कर रहा है, f इज निगेटिव, तो देन जो रूट्स होगा लाई बिटवीन देम मतलब a प्लस बी बाई 2 होगा, दैट इज द फर्स्ट रूट्स x1। सपोज x1 हियर स्टूडेंट है और सपोज इसके साइन अगर निगेटिव आते हैं तो कभी रूट्स निगेटिव साइन के बीच नहीं होता, मतलब ये f ऑफ x1 है, अब फाइंड करने पर निगेटिव आ रहा है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो रूट लाई करेगा x1 और b, तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा आपका x1 प्लस b बाई 2। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम f ऑफ x2 को फाइंड करते हैं, यू कैन अंडरस्टूड f ऑफ x2 यू कैन फाइंड आउट, x2 हियर आएगा, और अगर इस पे पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव के बीच रूट्स नहीं होगा, मतलब फंक्शन जो fx2 है पॉजिटिव आया तो इधर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव। देन वी गेट द थर्ड रूट्स, दिस इज द x1 प्लस x2 बाई 2, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये स्टेप ना हम कई बार फॉलो करते रहते हैं जब तक दो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आपस में मैच नहीं हो जाते। तो ये प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बट टाइम टेकन होता है, रिजल्ट आएगा। समझ में आई बात? आते हैं रेगुलर फॉल्सी पे। रेगुलर फॉल्सी पे हम बात करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। पहले पॉइंट को समझने की थोड़ी सी एक वर्कआउट्स कर दूं। जैसे मान लो फंक्शन हमारे पास प्यारे बच्चों कोई है x³ माइनस x² माइनस 1 है,
हमको ऐसा चाहिए कि इसके एक रूट को फाइंड करना है कि रूट्स लाई बिटवीन देम, तो एक कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू आपको पुट करना है 0 1 2 3 वैल्यू को पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 को फाइंड करोगे तो 0 माइनस 0 माइनस 1, देन यू गेट द माइनस 1, एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1, तो देन वी गेट द 1, क्लियर, सॉरी माइनस 1 आएगा। एफ ऑफ 2 फाइंड करोगे तो 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 4 माइनस 1 इज द 3। अब क्लियर देखो आप, यहाँ पर निगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव, तो दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर निगेटिव पॉजिटिव रूट्स आ रहा है। इस वाले यहाँ भी निगेटिव था, यहाँ भी निगेटिव था, तो इसमें तो नहीं हो सकता था, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो हम कह सकते हैं कि जो रूट है वो रूट लाई बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ये दो पॉइंट्स होंगे जिनके बीच रूट हमारा एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद प्रॉपर पर्टिकुलर मेथड से आप उसको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं रूट्स तक बहुत जल्दी पहुंचने का, वो आप ऑन द स्पॉट क्लासरूम में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं रेगुलर फाल्सी के फार्मूले को समझ लें और फिर आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है कि मैं आपको रेगुलर डिटेल्स में समझा सकूं, बट हम समझते हैं कि वर्कआउट हो सकता है रेगुलर फाल्सी। सेम प्रोसीजर है, अगर दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, यहाँ से a एंड b है, जिसपे फंक्शन का मान निगेटिव है और ईयर पॉजिटिव है, तो पहला अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं। लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है स्टूडेंट, a और b दोनों पॉइंट लिख लीजिए, इनके बीच इनके फंक्शन का मान रिप्रेजेंट कर लीजिए और कुछ नहीं करना, ये इसका मल्टीपल कर दीजिए, मतलब a एफ बी माइनस इनका कर लीजिए माइनस बी एफ ए और डिवाइडेड बाई इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, दिस इज द एफ बी माइनस दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो जाती है। इसी तरह और भी जब हम पॉइंट्स फाइंड करते जाएंगे उनके पॉइंट्स को आप राइट अप करते जाइए एंड वी कैन सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। जैसे एक और पॉइंट्स मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया, एक छोटा सा पॉइंट मिला, फाइंड आउट किया, मान लीजिए x1 फाइंड किया और इसकी वैल्यू आ गई निगेटिव, तो fx1 जैसे हमारे पास निगेटिव आया, दैट इज द निगेटिव, जब आप कैलकुलेट करेंगे गिवन फंक्शन में रख करके तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल होगा, रूट अब एग्जिस्ट हो जाएगा क्या x1 और b के बीच। रूट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा प्यारे बच्चों, x1 और b के बीच, तो x1 और b के बीच रूट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोगों को अब यहाँ सोचने की जरूरत होगी कि कैसे इस पे हम x2 लिखेंगे, तो x1 b होगा, तो भैया यहाँ पे पहला आएगा fx1 और दूसरा क्या लिखेंगे fb, तो नाउ सेकंड अप्रोक्सीमेशन मल्टीपल इनका हो जाएगा x1 fb माइनस हियर b fx1 और डिवाइड्स बाय क्या हो जाएंगे fb माइनस fx1, बस खत्म। इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच नहीं होते, तब तक हम वर्क करेंगे। जब दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच होंगे तो हम लोग कह देंगे कि x1 जो भी x2 x3 या x4 x5 given same value up to 3 decimal places 4 decimal places, then roots of the equation is given, one positive real roots की बात हम लोग करते हैं स्टूडेंट, एंड सो ऑन। समझ में आई बात, एंड कंटिन्यू अप्लाई दिस प्रोसेस अंटिल रिजल्ट्स। अब आते हैं जो हमारे पास अगला क्या टारगेट है आपका, रेगुलर न्यूटन्स रैप्शन। न्यूटन्स रैप्शन टेंजेंट मेथड भी कहा जाता है। फार्मूला आपको समझने की जरूरत है। फार्मूला देखिए, फार्मूला बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हो, फार्मूला कभी गलत नहीं होना चाहिए। एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्शन माइनस यहाँ पे एफ एक्शन आता है और डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्शन, दिस इज द फार्मूला। ये ध्यान रखें, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को फॉर्मेट आपको गलत नहीं करना। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम एक और फार्मूला लिखते हैं, सो एक्शन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स, ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया एक्स टेंस टू एक्शन। इसका फायदा ये है स्टूडेंट कि हम इनसाइड जो ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट है वो एक बार फाइंड कर लेते हैं और उसी में बार बार पॉइंट्स को चेंज करते रहते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक बार कंटेंट को फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद बार बार हम उसमें क्या करते हैं, कंटेंट पॉइंट्स को सिर्फ चेंज करेंगे और देखते रहेंगे वर्कआउट। जैसे यहाँ पे अब एक्शन की वैल्यूज होगी, एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू बेटा है 0 1 2 3 इस तरह से जाएंगे। तो जैसे 0 रखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट में आएगा x1, राइट में आ जाएगा x माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा x टेन टू x नॉट। समझ में बात, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब आप इसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो एक एक करके वैल्यूज। ये इक्वेशन 1 है,
इसी में हमको बार बार वैल्यू को बदलते रहना है। अब यहाँ पे एक्स नॉट अब रख दीजिए, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बटे में एफ डैश एक्स नॉट हो जाएगा, बस खत्म कहानी, सिंप्लीफाई करिए। अब x2 की बात करोगे, इसमें n इक्वल टू 2 रख दो, लेफ्ट में आ जाएगा x माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, और आउटसाइड क्या आएगा, x टेंस टू x1, यहाँ पे n लिख दिया 1। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर कंटेंट है यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, बट राइट बाहर का वाला जो कंटेंट है, आउटसाइड वाला जो कंटेंट है, ब्रैकेट के आउटसाइड का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, बस उसमें हमको चेंज आउट करते रहना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात करोगे तो यहाँ पे देखो आपका आ गया x1 माइनस एफ एक्स1 बटे में एफ डैश एक्स, क्लियर, खत्म कहानी। इसी तरह x3 निकाल सकते हो आप, x3 में फिर x माइनस एफ ऑफ एक्स बटे में एफ डैश एक्स, और फिर x टेंस टू x2, वैल्यू को पुट कर दिया और ही कर दिया। बट व्हाट वाज द x नॉट, यहाँ पे स्टार्टिंग आया, x नॉट क्या होता है, x नॉट इज व्हाट, x नॉट की कहानी ये है स्टूडेंट कि जब आप दो पॉइंट्स फाइंड करते हो, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच पॉइंट्स नियरेस्ट टू ओरिजिन दैट पॉइंट कंसीडर x नॉट, कह रहा है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का मान ओरिजिन के पास होता है उस पॉइंट को हम लोग x नॉट मानते हैं। जब आप दो पॉइंट को फाइंड करोगे, दो पॉइंट्स आप फाइंड करना स्टार्ट करोगे और आपको पता चलेगा कि रूट्स लाई बिटवीन देम, इन दो पॉइंट्स के बीच रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट आपको x नॉट मानना है, उस पॉइंट को मानना है जिस पॉइंट पर फंक्शन का मान ओरिजिन के पास होगा, मतलब 0 0 के पास में होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव से हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन का मान पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ आई थी। तो दिस इज द 3 यूनिट का आपका रिवीजन हो गया विद द फार्मूला, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट से यूनिट्स पे। हमारा जो यूनिट है कौन सा, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग छोटे छोटे बेसिक फार्मूलों को मैं समझाने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। आई होप आपको पैटर्न पूरा समझ में आएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। आइए प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। यूनिट 2, ठीक है प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर। अब क्या क्या स्टडी करनी, पहला सिंपल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी। भैया सिंपल प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, सिंपल प्रोबेबिलिटीज का मतलब ये है कि जैसे आप क्वाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, डैश से रिलेटेड क्वेश्चन कोई है, और नंबर ऑफ वीक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उस टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है। या आपके ताश के पत्तों से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटीज की कैटेगरी में लेंगे। एक्चुअल में आपका ये इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है उनमें ये डिटेल्स वाला टॉपिक्स नहीं है, बट एक नॉर्मल सिंपल प्रोबेबिलिटी आपको जाननी जरूरी है। दूसरा जो इनमें मेन टॉपिक्स आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप का डेटा आपके पास दिया रहेगा, इस टाइप का डेटा आपको दिया जाता है, यहाँ x होगा और इसी के करस्पॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी दी होती है px, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट की। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिए होंगे, मान लीजिए x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, अप टू डॉट 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 करके एक्शन दिया हुआ है, और इसके करस्पॉन्डिंग में मान लीजिए प्रोबेबिलिटी p1 है, p2 है, p3 है, अप टू दिस इज द pn है, ठीक है। दिस द टाइप ऑफ दिस। इन प्रोबेबिलिटी के रिप्लेस पर जैसे p1 p2 p3 है, इनके रिप्लेस पर k स्क्वायर या इन टर्म ऑफ k मिला जाता है। तो आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आप फाइंड करो रिजल्ट फाइंड करो। दूसरा, इससे रिलेटेड मीन, एक्सपेक्टेड मीन और वेरिएंस आपसे पूछा जाता है। समझ में बात आपको, मीन, एक्सपेक्टेड मीन और वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला देखिए आपसे पूछा जाएगा मीन, व्हाट इज द मीन, या एक्सपेक्टेड मीन, एक्सपेक्टेड मीन। तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं होता है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, इनका आपस में मल्टीपल करिए और सम कर दीजिए, आपका एक्सपेक्टेड मीन पहला निकल जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा वेरिएंस, वेरिएंस तो समेशन
पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का, जैसे देखो प्रोबेबिलिटीज है ये इसके करस्पॉन्डिंग में इसकी प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये टॉपिक्स है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ वेरिएंस। तीसरा आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में वेरिएंस होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट की। तो ये तीन फार्मूलेज हैं जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड आउट द कांस्टेंट, फाइंड आउट द कांस्टेंट। तो एक चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा, सम ऑफ all probability is equal to 1, means summation of p1 p2 up to pn is equal to 1 होता है। ये ध्यान रखने की जरूरत होती है प्यारे बच्चों। तो बेसिक फार्मूले हैं, फार्मूले आते हैं एंड यू कैन इजिली सिंप्लीफाई कर पाओगे क्वेश्चंस को। आप बात समझ में आई? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर कोई ले लूं मैं, x है, pi है और इस तरह से डेटा हमारे पास दिया हुआ है, और मैंने कहा कि 2 4 6 8 10 इधर दे दिया इस तरह से, यहाँ क्या k 2k 3k और फिर 2k मान लीजिए इसे दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर मीन, वेरिएंस, इस टाइप के फंडामेंटल क्वेश्चंस को आपको क्रिएट करना होगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब आपको k निकालना पड़ेगा, k निकाल करके फिर मीन निकालना पड़ेगा, फिर प्रॉपर ओवर करना पड़ेगा। तो जैसे अब k कैसे निकलेंगे, तो अब देखो ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज है, और प्रोबेबिलिटीज के लिए रूल्स पढ़ा कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, मतलब आपका पी आई जो है k, तो इन सब का सम, ये जो सम दिया है, मतलब यहाँ पे k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2k इज इक्वल टू 1, कुछ भी हो सकता है। तो 2 3 3 6 2 8 2 10 10k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 1/10, k का मान 1/10 निकल गया। अब आपसे पूछ दे कि मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है भैया, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मीन अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट वाज द मीन, मीन क्या होगा यहाँ पे, देख लो मीन यहाँ से इन दोनों का मल्टीपल समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, तो क्या होगा 2 इंटू कर दो 2k हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कर दो 4 दूनी 8 हो जाएगा 8k हो गया, प्लस 6 इंटू 3 कर दिया तो 18k हो गया, प्लस 8 इंटू 2 कर दिया तो 16k हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 2 कर दिया 20k हो गया। अब ऐड कर लेना है, 8 2 10 10 18 28 28 28 16 44 44 20 54 10 64 64 की हो गया, और k की वैल्यू रख दोगे तो 64 इंटू 1/10 एंड वी गेट द 6.4, बस हो गया। इसी तरह आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेसिक तरीकों को आपको समझने की जरूरत होगी, तो उस तरह से आप बहुत सारे टर्म्स को कैलकुलेट करके क्वेश्चंस को वर्कआउट कर सकते हो। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का, ये आता है। दूसरा जो टाइप है, टाइप ऑफ 2 जो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कोई फंक्शन है a to b f of x dx इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं pdf से, इंपॉर्टेंट। या ये फाइनाइट के लिए है और इनफाइनाइट के लिए होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और f of x dx, ये भी 1 ही होता है। तो अगर आपको किसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कोई फंक्शन दिया हुआ है आपसे और आपसे पूछे कि विच इज द रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो कुछ नहीं करना, उस रेंज में पर्टिकुलर आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और इंटीग्रेशन अगर 1 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कर दीजिए, अगर वो 1 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। डेटा आपको दिया, तो पूछ रहा है तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करने। बेसिक समझ में आई बात आपको? चलिए आइए नेक्स्ट बातें आते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, हमारे पास 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल्स और एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के थोड़े से कहानी समझ लें। इसमें देखिए ये तब अप्लाई करते हो प्यारे बच्चों जब आपको इवेंट ऐसा हो ट्रू और फॉल्स हो,
या सक्सेस या फेल्यूर हो, तो इस टाइप की जब बातें होती हैं तो वहां पे हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। इनके कंपैरिजन के बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, कभी कभी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी जब इसके कंपेयर करिएगा, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो Q प्लस P से करना है, कभी भी P प्लस Q से नहीं करना है। समझ में आई बात आपको, किससे करना है? Q प्लस P से करना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे मीन पूछता है, मीन, तो मीन इक्वल टू होता है NP, वेरिएंस NPQ, ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। दूसरा इसी में टाइप आता है बायनॉमियल्स में बीटा BNP आता है। तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप NP से तुलना करेंगे, नॉट कि PQ से करना है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे इस टाइप में क्वेश्चन में मैं कहूँ कि आपसे लिख दिया कि 0.4 प्लस 0.6 पावर ऑफ 20 है, तो अब आपसे कहे कि एन मीन और वेरिएंस फाइंड करो, तो भैया पहले कंपेयर करो। अगर गलत कंपेयर करोगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा, तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि 0.4 0.6 पावर ऑफ 20 है, तो किससे कंपेयर करना है? Q से। तो यहाँ पे अगर Q प्लस P से, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0.4 और P की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अब इसमें रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, तो दैट्स द इंपॉर्टेंट की। तो Q प्लस P से बीटा NP है, जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा B, मान लीजिए यहाँ पर दे देता है कि 4 and 1/8 मान लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो भैया n के मान यहाँ पे n इक्वल टू 4 है और p इक्वल टू 1/8 है, तो q इज इक्वल टू क्या होगा? तो p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8, 7/8। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तरीका है छोटे छोटे पैटर्न्स करने के। अब आप यहाँ से फिर मीन एंड वेरिएंस को निकाल सकते हो। तो भैया लॉजिकली आपको पैटर्न को समझने की जरूरत होगी, तब जाकर के आप किसी क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो भैया पैटर्न आप समझो, इन इजीली क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो। दिस इज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये छोटे छोटे टॉपिक्स। अब इनका बेसिक फार्मूला क्या है? पी प्लस सम ऑफ ऑल पी और क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो ये जब कभी देखो इन दोनों का सम मिला रहेगा। तीसरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता क्या है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो प्रोबेबिलिटीज होती है उसी को हमको यहाँ पे लिखना है। पी एक्स इज इक्वल टू आर, या पी आर लिखते हैं, एन सी आर क्यू के पावर एन माइनस आर और p के पावर ऑफ r। दिस इज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। NCR क्या है? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द फार्मूला, बस। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए, क्वेश्चन को पुट करिए और फिर कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए। अब इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आते हैं स्टूडेंट, जिनको कि आपको जरूरत होती है समझने की। पहला कीवर्ड आता है कि आपसे ये पहला कीवर्ड ऐसे पूछा जाता है, कहता है कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड या फिर एट मोस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। अगर एक एटलीस्ट 1 कह रहा है तो कम से कम एक, उससे अधिक कुछ भी। एटलीस्ट 2 कह रहा है तो कम से कम 2, उससे अधिक 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? एट मोस्ट की मीनिंग है अधिक से अधिक मैक्सिमम। अब एट मोस्ट 2 कह दिया तो अधिक से अधिक 2, मतलब उसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। एट मोस्ट 3 तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, बट उससे अधिक। तो कीवर्ड आपको पकड़ने जरूर होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मली जो फैमिली वाले क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड कॉइन और डायस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। या फिर आपसे कह देगा 10% डिफेक्टिव, 20% डिफेक्टिव, कोई कंपनी बोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस टाइप पे यहाँ पर आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हो। प्योर की बहुत स्मॉल नहीं होने चाहिए, 0.1 0.2 0.3 0.4 हो तो देन यू कैन अंडरस्टूड कर सकते हो आप। अगला इसमें आता है पॉइसन। अब मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस के लिए समय भी नहीं होता, हम बेसिक सिर्फ फार्मूला को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे p प्लस क्यू की वैल्यू भी 1 होती है, p प्लस क्यू इज इक्वल। अब पॉइसन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे देख लीजिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी आपसे प्रूफ पूछता है कि प्रूव दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द लिमिटिंग केस? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन जब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन में कब कन्वर्ट होता है? जब n होता है बहुत लार्ज हो जाए, n इज वेरी लार्ज, और p जो होता है ना वो स्मॉल हो जाए, p इज वेरी स्मॉल।
बट एनपी इज कांस्टेंट, एनपी इज फाइनाइट। और मैं ये बात आपको, बाइनोमियल जो होता है पॉइसन में कब कन्वर्ट होता है? देखिए बाइनोमियल जो होता है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन में कन्वर्ट होता है। पॉइसन कब होता है? जब n क्या हो, लार्ज। ठीक है बेटा, p स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, बट np फाइनाइट। So we get another distributions p x is equal to r e power minus lambda power r upon r factorials. This is the formula. This is the Poisson distribution formula. Lambda is equal to mean और mean is equal to होता है np। ठीक, मीन इक्वल टू np। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो डेटा दिया होता है, अगर डेटा दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है समेशन fx अपॉन समेशन ऑफ f। फ्रीक्वेंसी बेस्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ मीन। और फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो आप इसको नॉर्मली कर सकते हो। अब इस टाइप में क्वेश्चंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है स्टूडेंट। इसमें जो p होता है बहुत छोटा होता है, जैसे 0.01 होगा, 0.02 होगा, 0.03 होगा, 0.001 होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब 1%, 2%, 3%, इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन में आ रहा है तो नॉर्मली वहां पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, और कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नॉर्मली फार्मूलों में कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा एक अंदर पॉइंट्स, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल्स। मीन और वेरिएंस जो होते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वल। समझ में आई आपको? मीन एंड जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, जो इनके कीवर्ड है, जो मीन इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा, ये ध्यान रखें। तो इसमें नॉर्मली 1% या फिर नंबर ऑफ पेजेस वाला, एरर ऑफ पेजेस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1% कोई बल्ब डिफेक्टिव हो रहा है, 2% बल्ब डिफेक्टिव हो रहा है, तो इस टाइप के कंडीशंस को तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको लैम्डा चाहिए। अब लैम्डा अगर निकल गया तो बस इसी वाले पार्ट में आपको रख देना है, और आप यहाँ से इंक्लूडिंग कर सकते हो। तो मीन का टारगेट आपको पहला होना था, पी फिर एन फिर लैम्डा, ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट आता है हमारे पास अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो भैया देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, इसमें हम थोड़ा सा बस फार्मूले को इंट्रोड्यूस में कर रहा हूँ। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका जो फार्मूला होता है किसी फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करता है 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ई पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट। म्यू इज इक्वल टू मीन और सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लेता है कि कंपेयर करके आपको दे देगा, मीन की वैल्यू फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ से कह दूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा कि 1/9 अंडर रूट 2 पाई, ठीक, और ई पावर माइनस, ठीक है, और सर एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन तो 2 इंटू 81 कर लेता हूँ, 81 सिंपल सी ऐसे इस क्वेश्चन दे दिया, या 162 लिख सकता था यहाँ पे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल गया तो अब यहाँ पे देखो सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर है 81 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/9 अंडर रूट 2 पाई ई पावर माइनस एक्स माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इससे कंपेयर कर देते हो बेटा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यहाँ पे देखो म्यू आपका 10, तो म्यू 10 आ जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 9। दिस इज द इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू निकल जाएगा। तो कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा एक इसका अनदर फॉर्मेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा, हाँ सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और म्यू सिग्मा स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन इसका पूछता है। जैसे आपसे कहीं क्वेश्चन दे दिया ऐसा, n लिखा हुआ है और 4 and 16 लिख दिया, हम आपसे पूछ दिए कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो। 416 लिया है, अभी कुछ और भी ले सकते हैं, मैं यहाँ मान लो 36 ले लेता हूँ, तो म्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 36 हो जाएगी, तो सिग्मा की वैल्यू 6। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से भी n लिखा है, इट मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो म्यू सिग्मा स्क्वायर से कंपेयर इसको हम लोग
करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है, टेबल जो होता है वेल शेप का होता है, वेल कुएं के आकार का होता है, जैसे इस टाइप का इसका फिगर बनता है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू जो सिमेट्रिकल कर्व होता है अबाउट मीन, सिमेट्रिकल कर्व होता है अबाउट मीन होता है, एक्स इक्वल टू मीन। यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा, फिर आता है म्यू प्लस 2 सिग्मा, इसी तरह इधर म्यू माइनस सिग्मा, फिर म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज को हम लोग करते रहते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट प्लस और ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस इस तरह से हम इसको फिगर को बनाते हैं, बट यहाँ से हमारा काम बनता नहीं, यहाँ से हम लोग वर्क नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में हम बात करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसी से हमारा सारा वर्क होता है। x इक्वल टू z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जब टेबल्स हम बनाते हैं और टेबल वैल्यू देखते हैं तो इसी से देखा जाता है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। बात समझ में आ रही है आपका? और इसका जो फिगर होता है सिंपली इस टाइप का होता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे अंडरस्टूड करने वाले हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस तरह का यहाँ भी बनेगा, बट यहाँ पर इसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 0, तो z इक्वल टू 0, फिर z इक्वल टू 1, फिर z इक्वल टू 2 एंड अप टू इनफाइनाइट। इधर आता है -1, इधर -2, इधर -3, अप टू माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, ये इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड। तो एरिया बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो 1 होता है। एरिया ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0.50, एरिया ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0.50। मतलब ये जो एरिया होता है इस पॉइंट की अगर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 0.50 करता है, मतलब 50% को करता है, और इधर का भी वही करता है 50%। 0.50 का मतलब होता है 50%, क्या होता है 50%, ठीक है, ये ध्यान रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया 50% और राइट हैंड साइड का 0.50, अगर उसको कन्वर्ट कर दिया तो एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा 0.50। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको जरूर देख लीजिए। आपके लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से देख लीजिएगा, आपका फीडबैक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स में इस पर वर्क नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, एरिया ग्रेटर देन है, लेस देन है। ग्रेटर देन अगर कोई सिंबल पूछ रहा है तो उससे बड़ी वैल्यू, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के राइट साइड का टोटल वैल्यू चाहिए। लेस देन अगर पूछ रहा है तो उस पर्टिकुलर के पॉइंट्स के लेस देन दोनों तरफ की वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करना होता है। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 1 पे स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1, यूनिट 1, फूरियर एंड जेट ट्रांसफॉर्म। ये बहुत टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं, तो हम कुछ पहले सिंपल सा फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में समझ लें। फूरियर ट्रांसफॉर्म, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बहुत टॉपिक ब्रॉड है, बट इसमें कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में आपको बात करूंगा। इनके जो फार्मूले हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम्स, ये बार बहुत पूछता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है बेटा। दूसरा आपसे एप्लीकेशन पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है कि एप्लीकेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है, या डिजिटल सिग्नल में यूज होता है, बहुत सारे हैं, तो ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म, उसके बाद इनके फार्मूले होते हैं, फार्मूले फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला है, फिर
उसका इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, और फिर इसके फोरियर साइन कोसाइन फार्मूले क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे क्या होता है, कोई फंक्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसको हम लोग निकालते हैं एफ लैम्डा से। इसकी वैल्यू होती है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई पावर माइनस आई लैम्डा यू, यहाँ पे डी होता है यू डी यू। दिस इज द फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। कहीं अलग अलग होंगे सिंबल्स, अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स मिलते हैं, तो ये डरने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। एफ लैम्डा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ यू पावर माइनस आई लैम्डा यू डी यू। इसी का इनवर्स भी चलता है, इनवर्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो प्यारे बच्चों इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम फंक्शन को ही फाइंड करते हैं जस्ट उल्टा, तो यहाँ पे आता है 1/2 पाई आ जाता है स्क्वायर रूट माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। यहाँ पे आपका जो एफ यू है यहाँ पे आता है एफ लैम्डा, और ई पावर माइनस की जगह प्लस आता है आई लैम्डा एक्स आ जाता है, और डी लैम्डा आ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये पहला पार्ट है कि पहला फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या, कोई भी फंक्शन होगा उसका ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। दूसरा इनवर्स जस्ट उल्टा, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं क्योंकि आई इंक्लूडेड है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी आई लैम्डा एक्स, तो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा आपसे अब पूछेगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है बेटा, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो भैया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सिंबल होता है एफ सी लैम्डा, इसकी वैल्यू होती है 0 to infinity एफ ऑफ यू कॉस ऑफ लैम्डा यू डी यू। दैट इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसी का इनवर्स अगर आपसे पूछ लेता है, इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आता है 2/पाई 0 to infinity एफ यू की जगह आता है एफ सी लैम्डा कॉस लैम्डा यू की जगह लैम्डा एक्स, और यहाँ पे आ जाता है डी लैम्डा। दिस इज द इंपॉर्टेंट इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। कभी कभी आपसे प्रूफ दैट पूछता है, ध्यान रखना है कॉस लैम्डा एफ सी लैम्डा लैम्डा के टर्म में होगा तो इनवर्स आता है। चौथा हमारे पास पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। अब हमारे पास जो पांचवे की बात है, कौन सा आएगा हमारे पास, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का सिंबल होगा एफ एस लैम्डा 0 to infinity एफ ऑफ यू और साइन लैम्डा यू डी यू। दैट इज द इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब इसी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसी का इनवर्स आपसे पूछ लेगा, इनवर्स। तो इनवर्स में एफ एक्स निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/पाई अंडर रूट 0 to infinity एफ के जगह एफ एस लैम्डा आ जाएगा, एस लैम्डा का मतलब एस का मतलब साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा। क्लियर। अब बहुत सारे राइटर्स में यहाँ पे कोफिशिएंट में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे अंडर 2/पाई होता है, तो यहाँ पे भी अंडर 2/पाई हो जाएगा, तो अलग अलग थोड़े से सिंबल्स कोफिशिएंट में दिक्कत होगी, बट उसको नॉर्मलाइज करिए। दूसरा पॉइंट आता है कि अब हम एक कभी कभी फंक्शन को इवन और ऑड चेक करते हैं। अगर कभी जो फंक्शन इंटीग्रल लिमिट, जैसे छठा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फंक्शन माइनस ए टू ए हमारे पास इंटीग्रल लिमिट है, एफ ऑफ एक्स है डी एक्स है, ठीक है, इंटीग्रल लिमिट कहाँ से, माइनस ए टू ए है, तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है और 0 भी होता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो कब करते हैं, जब फंक्शन एफ एक्स क्या हो आपके पास, इवन होता है, इवन फंक्शन, और ये एफ एक्स क्या होता है जब ऑड फंक्शन हो। तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी फंक्शन इवन होता है, फंक्शन इवन होता है, तो हम पहले थोड़ी सी बात समझ लें कि इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर उस फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन के मान पर कोई भी बदलाव, कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। और दूसरा बेटा होता है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर हम फंक्शन में
एक्स को माइनस एक्स से बदल दें तो फंक्शन तो आए लेकिन निगेटिव साइन के साथ आ जाए तो उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। तो जब कभी भी इवन फंक्शन होता है तो हमको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना होता है, ध्यान, सॉरी, कोसाइन ट्रांसफॉर्म को। अगर फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन इंटीग्रल लिमिट क्या है, माइनस ए टू ए, तो फाइंड करते हैं हम लोग क्या, फोरियर कोसाइन, फोरियर कोसाइन, माइनस ए टू ए, या फिर आप माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट भी कह सकते हो, जो भी। तो हम फोरियर कोसाइन को फाइंड करेंगे, बात क्लियर। दूसरा, जब हमारे पास ऑड फंक्शन है, हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन माइनस ए टू ए या माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अगर ऑड फंक्शन है तो हम फाइंड करते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो ये की वर्ड है, याद रखना है कि जब कोई फंक्शन ऑफ इंटीग्रल लिमिट माइनस ए टू ए दिया हुआ है, उस केसेस में हमको क्या करना है, चेक आउट नॉर्मली करना है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। इफ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है देन यू कैन फाइंड आउट द फंक्शन, अगर इवन है तो फोरियर कोसाइन फाइंड करिए, अगर फंक्शन ऑड है फोरियर ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, अनदर इंटीग्रल लिमिट मॉड एक्स लेस देन ए होता है, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस ए से लेस देन एक्स लेस देन ए तक होती है, ये ध्यान रखने की जरूरत होती है, बस, बाकी कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज भी हैं जिनको एग्जाम में हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक छोटा सा फार्मूला मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ई पावर ऑफ ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का फार्मूला, ये बहुत बार आपसे अप्लाई होगा। तो ई पावर ऑफ ए एक्स हो जाता है और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और फिर ए का कॉस में मल्टीपल कर दोगे तो ए कॉस बी एक्स आ जाता है, और प्लस बी साइन बी एक्स, जैसे दें, ठीक है, कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन रहता है माइनस का। दूसरा, ई पावर ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, ई पावर ऑफ ए एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे ए का साइन में हो जाएगा तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये फार्मूला हो गया, बट इंपॉर्टेंट। एक अनदर है लेबनीज रूल यू वी डी एक्स, पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ लें, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, यू माइनस इंटीग्रेशन सॉरी इंटू वी डी एक्स और फिर dx, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है लेबनीज रूल। कौन सा रूल होता है बेटा, लेबनीज, लेबनीज रूल। देखो लेबनीज रूल्स में हम इसको लिखते हैं u और v dx, कुछ नहीं है, u v1 माइनस u डैश v2 u डबल डैश v3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। अब मीनिंग्स व्हाट, मीनिंग u डैश डिफरेंशिएशन ऑफ u, u डबल डैश डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश, जब u आएगा तो u डैश का और इस सब का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। v1 इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा, जो v का होगा v1 ये, इस तरह v2 इंटीग्रेशन ऑफ v1, फिर v3 इंटीग्रेशन ऑफ v2 एंड सो ऑन, जिसकी जरूरत हो। तो ये ध्यान रखना है, और जैसा ही आएगा साइन पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, एक्टिविटीज आपको वहां पे वर्क करना होगा, लेबनीज रूल्स के अकॉर्डिंग आप उस पर फोकस आउट कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहता है, अब इसको आप कर सकते हो। जैसे पहला, जेड फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स, इस तरह से हो सकता है 1 मॉड एक्स लेस देन 1 और 0 मॉड एक्स ग्रेटर देन। दूसरा हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, और मॉड एक्स जो होता है लेस देन ए हो सकता है, और 0 हो सकता है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए पर। ठीक, तो इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को निकाला जा सकता है। तीसरा, एफ ऑफ एक्स जैसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लेस देन 1 और 0 मॉड एक्स
ग्रेटर देन 1 के लिए। तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथा, एफ ऑफ एक्स जैसे हो सकता है कि ई पावर ऑफ माइनस एम एक्स का फाइंड कर लो, एम ग्रेटर देन 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, या इसी की जगह पे हो सकता है ई के पावर माइनस ए एक्स का हो सकता है, एफ ऑफ एक्स कोई भी वैल्यूज हो सकती है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। पांचवा, दिस इज द इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स जो हो सकता है ई पावर ऑफ माइनस मॉड एक्स का आपसे बहुत बार पूछता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो। अनदर होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, का अंदर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ई पावर ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है। अनदर बहुत रिजल्ट आए बेसिक वाले प्रॉब्लम्स हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके करने का प्रयास कर सकते हो। ठीक है, अंदर एक अब इसका लास्ट टॉपिक रह गया जेड ट्रांसफॉर्म। आइए जेड ट्रांसफॉर्म को भी समझ लें और फिर अब पर क्लोज करेंगे हम लोग। जेड ट्रांसफॉर्म, तो ये देखो जेड ट्रांसफॉर्म बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम रहता है। इसका सिंबल है एफ जेड, किसी भी सीक्वेंस में अप्लाई होता है, के इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ एफ के अपॉन जेड रेज टू के होता है। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आउट हैं जिनको कि आपको समझने की जरूरत होती है कि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके दिया हुआ है कि जेड ट्रांसफॉर्म में क्या क्या फाइंड करना है आपको। पहला, इसके बेसिक फार्मूलों को आप याद रखो। फिर अब यहाँ पे फार्मूले बहुत सारे डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ, बट आपको वीडियो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। जेड ट्रांसफॉर्म में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेसिक फार्मूले पढ़िए, जैसे मल्टीपल ऑफ के पढ़िए, इम्पल्स फंक्शन पढ़िए, और कन्वोल्यूशन थ्योरम्स पढ़िए आप, और यूनिट डिस्क्रीट यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उससे रिलेटेड जो छोटा सा प्रूफ है उसको भी पढ़िए। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको जेड ट्रांसफॉर्म में पढ़ना है, पहला बेसिक फार्मूले, फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, डिस्क्रीट यूनिट स्टेप, इम्पल्स फंक्शन क्या है, उसके बाद मल्टीपल ऑफ के एंड डिवीजन ऑफ के, ये रूल्स आपको समझने की जरूरत होगी। शिफ्टिंग से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज है उनको आप समझिए। अनदर, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में क्या बेसिक फार्मूला होता है आपका, उसको समझने की जरूरत होगी। नंबर ऑफ मेथड्स, पार्शियल फ्रैक्शन, लॉरेंट सीरीज मेथड एंड रेसिड्यू मेथड्स। तो रेसिड्यू मेथड से भी आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को कैसे फाइंड आउट करते हो ये भी आपको पता है कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इनवर्स इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे रिलेटेड। और उसमें एक आता है डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस 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 इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जरूर मिलता है, तो इनको भी आप पढ़ने का प्रयास करिए। डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जेड ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आई थिंक मैंने कोशिश की है आपके हर एक टॉपिक का सोल्यूशन निकालने की। अगर आपने जस्ट रिव्यू नहीं किया हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको एक जस्ट रिव्यू यहाँ पे मिल जाएगा और छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ आप पॉइंट को कर पाओगे। सो ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।